हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू माय क्लास। कैसे सारे प्यारे प्यारे बच्चे। आई होप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग के कमेंट सेक्शन देखे, मजा आ गया कमेंट सेक्शन देख के। ऑलमोस्ट मैंने देखा कि ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा बच्चों ने जो स्कोर किया है वो 90% से ज़्यादा किया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बच्चों ने। सभी के मतलब 13 करेक्ट तो मोस्टली के थे ही थे। ठीक है। तो पिछले 10 साल की पीवाईक्यू लगा के आपने देख लिया। एटम्स अपना हो गया, डुअल नेचर हो गया। अब आते हैं मॉडर्न फिजिक्स का न्यूक्लियाई वाले पार्ट पे। न्यूक्लियाई ये चैप्टर देखो बच्चा पार्टी, जैसा कि लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, ऐसा लोग कहते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है, कद्दू है, बहुत इजी है। और नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए सुपर इजी बना दूंगा। डुअल नेचर और एटम से भी तुम्हें इजी लगने वाला है ये चैप्टर न्यूक्लियाई। शुरू करते हैं इस अमेजिंग से चैप्टर न्यूक्लियाई की कहानी। तो आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन करेंगे छोटी छोटी मगर कुछ मोटी बातें। न्यूक्लियाई को लेके कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो अपन जानेंगे सबसे पहले, जो कि जानना बहुत जरूरी है, बेसिक्स। फिर न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर रेडियस की बातें करेंगे। फिर न्यूक्लियर फोर्स के बारे में समझेंगे। फिर आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन देखेंगे। समय बच गया तो मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी भी आज देख लेंगे। ठीक है। नहीं बचा तो कोई बात नहीं, जो लिखा है वो तो करना ही है। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर न्यूक्लियर। शुरू करने से पहले एक बात बताता, पुराने हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी अगर एनसीईआरटी में कोई छोटा सा भी डेटा लिखा है तो अपने नोट्स में अवेलेबल है। अलग से एनसीईआरटी को रीड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आफ्टर दिस लेक्चर शॉर्ट फॉर्म में सारी चीजें पहले से अवेलेबल है। तो करें बच्चा पार्टी शुरू, चलो। तो एटम न्यूक्लियाई होता क्या है। सेंटर कोर ऑफ एवरी एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियाई। ऐसा किसने बताया था। रदरफोर्ड सर ने बताया था। किसने बताया था। रदरफोर्ड ने। डिस्कवरी करी थी न्यूक्लियस की रदरफोर्ड ने थ्रू अल्फा स्कैटरिंग मैकेनिज्म। रदरफोर्ड से एक याद है नहीं, मैं कमेंट रीड कर रहा था तो एक बच्चे ने लिख रखा था रदरफोर्ड बना के रेड कलर का क्रॉस बना रखा है और महर्षि कन्नडा करके टिक कर रखा है। देख भाई, बात तेरी सही है आपकी कि अराउंड 600 बीसी में उन्होंने एटम्स की थ्योरी दी थी कि भाई एटम जैसी भी चीज एग्जिस्ट करती है। जब वेस्टर्न वर्ल्ड अवेयर भी नहीं था इन सब बारों में, मतलब वो टेक्निकली पत्ते बांध के झिंगा लाला वो कर रहे थे, तब हम इतने रिच थे। ठीक है। बट यहाँ पे बहस इस बात पे नहीं हो रही है। एनसीईआरटी में जो लिखा है वही एनटीए पूछेगा और हमें उसके हिसाब से आंसर देना है। ठीक है। तो ठीक है यार, अपनी चीज सबको अच्छी लगती है, लेकिन क्या करें यार, अपन नीट की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी में जो लिखा है अपन वही बात करेंगे। ठीक है। तो डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी। रदरफोर्ड ने करी थी। किससे करी थी। अपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए थे गोल्ड फॉइल के न्यूक्लियस पे, फिर उसको ट्रेस करके बताया था कि हर एटम का जो सेंट्रल कोर होता है वो न्यूक्लियस कहते हैं। इन्होंने न्यूक्लियस साइज की भी एस्टिमेशन दी थी कि 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है और एटॉमिक साइज 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर होता है। मतलब अगर आप टेक्निकली देखें तो एटम जो होता है 99% खाली होता है, 99.9% खाली होता है, एम्प्टी स्पेस होता है। उसका जो मोस्ट ऑफ द मास है, 99.9% ऑफ जो मास है वो न्यूक्लियस के अंदर कंसेंट्रेटेड है। और जो न्यूक्लियस है उसका साइज काफी छोटा होता है, 10⁻⁻15 मीटर, फेम्टोमीटर का ऑर्डर का होता है। अगर तुम एटॉमिक साइज से कंपैरिजन करो तो एक एटम का 1,00,000वां हिस्सा करीब करीब 10⁻⁵ टाइम्स छोटा होता है न्यूक्लियस एक एटम से। तो सोचो एटम कितना टाइनी, और उसका भी 1,00,000वां हिस्सा जो है वो है तुम्हारा न्यूक्लियस। तो बहुत ही ज्यादा क्या होता है बच्चा पार्टी, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, टाइनी होता है न्यूक्लियस। क्लियर है। अब न्यूक्लियस के अंदर जो पाए जाते हैं पार्टिकल्स उन्हें कहा जाता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को टुगेदर अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। समझो बच्चा पार्टी, जैसे अगर अपन बात करें तो अपने भारत देश में, इंडिया में हिंदू भी रह रहे हैं, मुस्लिम भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, क्रिश्चियंस भी रह रहे हैं, जैन भी रह रहे हैं,
बुद्ध भी रह रहे हैं, बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले भी रह रहे हैं, सब लोग रह रहे हैं, ठीक है। बट टुगेदर अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो हम इवेंचुअली क्या कहला रहे हैं, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारी बिलीफ अलग हैं, लेकिन फिर भी अगर हम इंडिया में हैं तो हम टुगेदर हम सब क्या कहलाते हैं, इंडियंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इंडियंस कहलाते हैं। उसी प्रकार न्यूक्लियस में पाए जाने वाला कोई भी पार्टिकल होगा उसे अपन क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन कहेंगे। जो भी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। जो भी पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और बेसिकली किसी भी न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। किसी भी एलिमेंट का जो न्यूक्लियस होता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स रिप्रेजेंट सिंबल ऑफ एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन होगा तो H लिख दोगे, हीलियम होगा तो He लिख दोगे, आयरन होगा तो Fe लिख दोगे, कॉपर होगा तो Cu लिख दोगे, कार्बन होगा तो C लिख दोगे, नाइट्रोजन होगा तो N लिख दोगे, ऑक्सीजन होगा तो O। ठीक है। जो ऊपर होता है नंबर उसे A लिखते हैं और जो नीचे होता है उसे Z लिखते हैं। Z रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर। Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। मैं लिख देता हूं, और ये किसके बराबर होता है बच्चा पार्टी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। Z क्या है, एटॉमिक नंबर है, जिसकी जो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। क्लियर है, हाँ या ना, सभी लोग कंफर्टेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ए की बात करते हैं। ए क्या होता है बच्चा पार्टी, मास नंबर होता है। ये किसके बराबर होता है, सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम जो होता है वो मास नंबर होता है। क्या होता है, मास नंबर होता है। तो ए होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम नंबर। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ए रिप्रेजेंट करता है, जिसे मास नंबर भी कहते हैं। जेड जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है और इसे एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। ये हर एक एलिमेंट के लिए अलग होता है। तो किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक सभी लोग कंफर्टेबल हैं, क्लियर है, मस्त है, मजे में है। जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सर बताइए, क्या ये पांचों पॉइंट, कुछ ये पांचों छोटी छोटी मगर मोटी बातें रिगार्डिंग न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियस आप सभी लोग को क्लियर है 100%? आगे बढ़ जाए। अब जो मास होता है बच्चा पार्टी, एटॉमिक मासेस जो होते हैं, एटॉमिक मासेस या न्यूक्लियर मासेस जो होते हैं वो जनरली किलोग्राम में नहीं यूज लिखे जाते। किस में यूज किए जाते हैं, बहुत स्मॉलर यूनिट होती है मास को लिखने की, जिसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट स्मॉल यू से। सर क्यों करते हैं भाई, क्या जरूरत पड़ गई, अपने पास किलोग्राम था, ग्राम था, अब तुम नया ले आए एटॉमिक मास यूनिट हमें परेशान करने के लिए, हैं? ये क्या बात हुई, तो है किलोग्राम है, ग्राम है यूनिट, तुम अपनी नहीं ले आ रहे हो एटॉमिक मास यूनिट, क्यों ले आ रहे हो भाई? रीजन है बच्चा पार्टी, तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं, तुम्हारी हेल्प करने के लिए ये नई यूनिट बनाई गई है। क्यों, जरा एक बात सोचो, मास ऑफ प्रोटॉन अगर मैं लिखूं इन किलोग्राम 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg, 10⁻⁻27। ये क्या बार बार इतनी वाहियात फिगर लिखने का मन भी कर रहा है तुम्हारा? ठीक है, तो जो मासेस होते हैं प्रोटॉन्स के, न्यूट्रॉन्स के, बहुत छोटे होते हैं भाई, 10⁻⁻27 kg के होते हैं। तो इतनी छोटी किलोग्राम में जब लिखोगे इतनी छोटे नंबर्स बन जाते हैं कि इन्हें लिखना डिफिकल्ट है, इनके मल्टीप्लीकेशन डिफिकल्ट है, और इनको अंडरस्टैंड मतलब इनको बार बार कैलकुलेशन में लेना थोड़ा बेकार लगता है। तो इसकी जगह एक नई यूनिट बनाई गई, वन एटॉमिक मास यूनिट। अब भाई एक एटॉमिक मास यूनिट किसको रखेंगे, कुछ स्टैंडर्ड्स भी तो डिफाइन करने पड़ेंगे। तो वन एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU किसके बराबर होता है, मास 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ऐसे डिसाइड किया गया, किसने डिसाइड किया, बड़े लोगों ने। बड़े लोग कौन, जो SI सिस्टम होता है उसके जो ऑफिशियल्स हैं, बड़े लोगों की साइंटिस्ट की बैठक बैठी,
कॉमन मीटिंग बैठी, किटी पार्टी बैठी, किटी पार्टी में खेलते खेलते उन्होंने डिसाइड कर लिया, सुनो 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 भाई, आज से 1 AMU कितना है, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ऐसे डिफाइन किया गया, दुनिया को बता दिया गया, दुनिया ऐसा मान रही है, तुम्हें भी यही मानना पड़ेगा। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम होता है, जिसकी अगर किलोग्राम में वैल्यू बात करें तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। एटॉमिक मास यूनिट में मास ऑफ प्रोटॉन 1.00727 U होता है, प्रोटॉन 1.00866 U एटॉमिक मास यूनिट होता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे 0.00055 एटॉमिक मास यूनिट होता है। घबराओ मत, क्वेश्चन जब भी आएगा तो ये डेटा तुम्हें दे रखा होगा, याद कर सकते हो तो कर लो, बेटर ही है। यहां तक कंफर्टेबल है। 1 AMU क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन है। ये गलती से यहां पे भी मेरे से प्रोटॉन लिख गया, क्या ये मास ऑफ न्यूट्रॉन है। कंफर्टेबल है, क्लियर है। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ। अब 3 तरीके के एलिमेंट्स की जनरली बात करी जाती है, जिनका मतलब तुम्हें पता होना चाहिए। आइसोटोप किसे कहते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो, Z ना सेम हो, उन्हें आइसोटोप कहते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो, मतलब जिनका मास नंबर सेम होता है, उन्हें आइसोबार कहते हैं। और ऐसे एलिमेंट्स जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, उन्हें आइसोटोन कहते हैं। न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकालोगे, A-Z से निकालोगे, A-Z से निकालोगे। अब समझो बच्चा पार्टी कैसे A-Z से आता है, समझो भाई। अपन ने ये एक न्यूक्लियस बना दिया, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहता है, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन तो नहीं मिलता न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर नहीं मिलता। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन मिलेगा, प्रोटॉन मिलेगा, न्यूट्रॉन मिलेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इस तरीके से खूब ढेर सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। इनसाइड द न्यूक्लियस क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एग्जिस्ट करते हैं। क्या यहां तक सभी बच्चे कंफर्टेबल है, क्लियर है, मस्त है, मजे में है, हाँ या ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एग्जिस्ट करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे कितने हैं कैसे पता चलेगा, Z देख लोगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। Z को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। और ये क्या बता देता है बच्चा पार्टी, हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बता देता है। ए क्या देता है, बताता है मास नंबर, और इससे हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन का सम मास नंबर बताता है। तो यहां से अगर ए प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन का नंबर बता रहा है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर मेरे को कभी निकालने हुए, ए में अगर प्रोटॉन्स के नंबर को माइनस कर दे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, Z, तो A माइनस Z क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएगा, न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे आ जाएगा बच्चा पार्टी, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, A माइनस Z। क्यों, क्योंकि Z प्रोटॉन्स के बराबर है, लेकिन A किसके बराबर है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों के बराबर है। इस प्रोटॉन को इक्वालिटी के उस साइड ले जाएंगे तो A माइनस प्रोटॉन्स बनेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को किससे लिखते हैं, Z से। तो A माइनस Z क्या बता देगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बता देगा। आई होप यहां तक सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे और मजे में होंगे, ठीक है। तो छठा पॉइंट और 7वां पॉइंट क्लियर है। अब बात करते हैं 8वें पॉइंट की, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। कई बार नीट की परीक्षा में, जेई मेंस की परीक्षा में पूछा जा चुका है क्या, न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो हर एक एलिमेंट के लिए सेम होती है। मतलब जो न्यूक्लियर डेंसिटी हीलियम की होगी वही नियॉन की होगी, वही आयरन की होगी, वही कॉपर की होगी, वही आयरन की होगी, वही यूरेनियम की होगी,
मतलब हर एक एलिमेंट के लिए जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर होती है। तो न्यूक्लियर डेंसिटी क्या रहती है बच्चा पार्टी, कांस्टेंट रहती है। न्यूक्लियर डेंसिटी क्या रहती है दोस्त, कांस्टेंट रहती है। क्या यहां तक सभी बच्चे कंफर्टेबल हैं, क्लियर है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। स्क्रीन के सामने से हट गया हूं, जल्दी से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक की सारी कहानी क्लियर है? तो दोस्त कुछ सवाल करते हैं, चलिए कुछ सवाल करेंगे। आपको कोई न्यूक्लियस दे रखा है, लेट से आयरन का न्यूक्लियस दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड नंबर ऑफ फर्स्ट पार्ट प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स सेकंड पार्ट, न्यूक्लियॉन्स थर्ड पार्ट, न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स के नंबर बताने हैं, न्यूक्लियॉन्स के नंबर बताने हैं, और थर्ड पार्ट में न्यूट्रॉन्स के नंबर बताने हैं। किसके लिए आपको बताना है, आयरन के लिए। Fe 56 लिखा है। तो बच्चा पार्टी शुरू करें। फर्स्ट पार्ट में प्रोटॉन बताना है, तो क्या बच्चा पार्टी जो एटॉमिक नंबर होता है Z, वो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, और उसी को Z कहते हैं। किसी भी एलिमेंट का जब न्यूक्लियस का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो जो नंबर नीचे होता है वो Z होता है, जो ऊपर होता है वो मास नंबर होता है। ये Z होता है, ये A होता है, ये एटॉमिक नंबर होता है, ये मास नंबर होता है। तो क्या बच्चा पार्टी सभी बच्चे मानते हैं कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 26 होंगे, हाँ या ना? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। सेकंड बात करते हैं न्यूक्लियॉन्स की। कितने प्रतिशत भारतीय ऐसे हैं जो ये मानते हैं हम सभी लोग जो भारत में रह रहे हैं हम सब भारतीय कहलाएंगे? तो अगर मैं मास नंबर की बात करूं तो वो क्या बताता है, न्यूक्लियस में टोटल जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो भी, चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन, अगर वो न्यूक्लियस के अंदर है तो उसे न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और क्या वो मास नंबर के बराबर होगा, और जो ऊपर लिखा होता है क्या वो मास नंबर होता है? थर्ड पार्ट पूछा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर बच्चा पार्टी में बात करूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर बच्चा पार्टी में बात करूं तो क्या होता है, क्या वो एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर होता है? मैंने सॉरी, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर A माइनस Z होता है। क्यों? क्योंकि ये तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स में से अगर प्रोटॉन माइनस कर देंगे तो क्या सिर्फ न्यूट्रॉन बचेंगे? तो क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इस एलिमेंट में 56 माइनस 26 30 बचेंगे। तो थर्ड पार्ट का आंसर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 30 है, प्रोटॉन्स कितने हैं बच्चा पार्टी, 26 है, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 30 है। कंफर्टेबल है, क्लियर है, मस्त है, मजे में है? एक और सवाल कर लो भाई। कोई एलिमेंट दे रखा है आपको, कोई एलिमेंट दे रखा है आपको, कॉपर, यहां 29 लिखा है और यहां पे 63 लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन में लिख पूछा है फाइंड फर्स्ट पार्ट एटॉमिक नंबर, सेकंड पार्ट मास नंबर, थर्ड पार्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जल्दी बता दो बच्चा पार्टी क्या होगा।
ये जो नीचे नंबर लिखा होता है क्या एटॉमिक नंबर z के बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं बेसिकली ये। तो प्रोटॉन्स की संख्या z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्या 29 होंगे। मास नंबर जो ऊपर लिखा होता है उसे लिखते हैं, वो क्या 63 दिख रहा है इस केस में। क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर बच्चा पार्टी में बात करूं तो वो हमेशा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होगा, दैट इज 63 माइनस 29 होगा। तो 63 माइनस 29 अगर मैं कर दूं तो 34 आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कॉपर में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? 34 न्यूट्रॉन्स होते हैं। और कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 29 प्रोटॉन्स होते हैं। कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं? तो 29 प्लस 34, या डायरेक्टली कह दो मास नंबर, दैट इज 63 न्यूक्लियॉन्स होते हैं। आई होप यहां तक सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। क्या अभी तक जो कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें बताई न्यूक्लियस को लेके, ये कुछ 8 बातें बताई, क्या आठों में कंफर्टेबल हो? और अगर कंफर्टेबल हो तो एक थम्स अप दे दो। कुछ एमसीक्यूज करते हैं, चलो। पहला सवाल जल्दी से बताओ, मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस, बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है। मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो होगा हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, ये पूछा है। थोड़ा दिमाग लगा के करना। क्या मास नंबर, क्योंकि वो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है, तो क्या ये आंसर होना चाहिए टू? बट है नहीं, क्यों? ऑब्वियस सी बात है, होना चाहिए। भाई मास नंबर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के सम को। और एटॉमिक नंबर सिर्फ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन आप अगर शायद जानते हो तो एक एलिमेंट होता है जिसे कहते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों सेम होते हैं? हाइड्रोजन के लिए क्या यहां पे भी यही लिखते हैं और यहां पे भी यही लिखते हैं, 1H1 लिखते हैं हाइड्रोजन के लिए? क्यों? हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो बेसिकली प्रोटॉन होता है। आप कह दो 1H1, इसके न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन है, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। इनफैक्ट आप कह सकते हो न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रोटॉन। अगर कभी आपको एक सिंगल प्रोटॉन चाहिए, कहां से लाओगे? भाई देखो, न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन निकालना ना इम्पॉसिबल ही है, समझ लो, समझ लो। होता इम्पॉसिबल नहीं होता है, बनाया निकाला जा सकता है, लेकिन वो तुम्हारी और हमारी दोनों के औकात के बाहर है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 में एक बार निकाला गया था न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो 2 सिटीज थी जापान की, वो गायब हो गई थी। और आज की डेट में भी वहाँ पे जो न्यूक्लियर इफेक्ट्स हैं उसकी वजह से कई बच्चे डिसेबल पैदा होते हैं। तो इतना हाई इम्पैक्ट है। तो विदाउट एनी न्यूक्लियर प्रोसेस किए कोई न्यूक्लियस के अंदर से एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट है। बात आई समझ में? तो अगर एक सिंगल प्रोटॉन कभी चाहिए तो बेसिकली हाइड्रोजन एटम लो, उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो, तो जो बचेगा वो सिर्फ प्रोटॉन बचेगा। तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। न्यूट्रॉन ना होने की वजह से नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। तो समटाइम्स मोर देन एंड समटाइम्स इक्वल्स टू इट एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन के लिए ए और जेड सेम हो जाता है, बाकी किसी के लिए भी देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का जो सम होगा ऑब्वियस सी बात है प्रोटॉन से तो ज्यादा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर द गिवन क्वेश्चन। समझ में आया क्यों पूछा था ये गूगली टाइप क्वेश्चन? बढ़िया लगा? समझ में आया? बढ़िया से आगे बढ़ जाएं, चलिए अगला सवाल बताइए। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ ऑर्डर ऑफ, न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? फेम्टोमीटर के ऑर्डर 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट चॉइस फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल, एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज Z एंड एटॉमिक मास इज M।
द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्या बच्चा पार्टी मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे तो क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा m-z, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। सेलेक्ट आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जब बताया जिनमें सेम Z होता है। तो बच्चा पार्टी अगर मेरे को बोला है कि आइसोटोप सेलेक्ट करके बताओ, तो बता देंगे भाई, अपन तो बैठे ही इसीलिए हैं। बताओ किनके किनके एटॉमिक नंबर Z सेम है, तो क्या A और C और D, इन तीनों के लिए क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर सेम है। तो आइसोटोप्स कौन कौन से हैं, A 612, C 13 6, D 14 6। ये तीनों क्या है, आइसोटोप्स है, बिकॉज इनका Z क्या है, सेम है। जिनके भी Z सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, उसे आइसोटोप्स कहते हैं। अब बात करते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स किसे कहते हैं, यह मैं पहले बता चुका हूं। आइसोटोन का मतलब होता है, आइसोटोन का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या ये छोटी छोटी मगर मोटी बातों में पहले ही अपन डिस्कस कर चुके हैं कि आइसोटोन मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो पहले तो सभी में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लेते हैं। तो बच्चा पार्टी अगर मैं इसमें बात करूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, तो क्या 12 - 6 हो जाएगा। 12 मास नंबर और 6 एटॉमिक नंबर, 12 - 6, क्या 6 बचेगा। तो इसमें जो मास नंबर है वो 6 है, यहां पे लिख दिया। इसमें 14 - 7, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दोगे तो क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। इसमें से 13 में से 6 माइनस किया, 13 में से 6 माइनस करोगे, क्या इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 7 आएंगे। 14 में से 6 माइनस कर दो, कितने आ जाएंगे बच्चा पार्टी, क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 हो जाएंगे। 16 में से 8 कर दो, क्या इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 आ जाएंगे। तो जिनमें जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है वो आइसोटोन्स कहलाते हैं। तो यहां पे दो डिफरेंट आइसोटोन्स मिलते हैं। यहां पे इस केस में देखो तो तुम्हें दो डिफरेंट आइसोटोन मिल रहे हैं। एक B714 मिल रहा है, कॉमा C13 6। इन दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 7। तो ये एक आइसोटोन पेयर है और ये दो भी एक आइसोटोन पेयर है, बिकॉज इनमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम। तो दो पेयर ऑफ आइसोटोन्स मिल रहे हैं यहां पे। D14 6, E16 8। तो ये हो गए आइसोटोन। ये कैसे हो गए, आइसोटोन। एक पेयर ऑफ आइसोटोन ये है, वन पेयर ऑफ आइसोटोन ये है। नेक्स्ट आता है आइसोबार। आइसोबार किसे कहते हैं, जिनका मास नंबर सेम हो। तो देखो इसका 12, इसका 14, इसका 13, इसका 14, इसका 16। सिर्फ ये 14 और 14, ये बी और डी के क्या मास नंबर सेम है। तो यहां पे अगर मैं आइसोबार्स की बात करूं तो B14 7, D14 6, ये दोनों कौन सा पेयर फॉर्म कर रहे हैं, आइसोबार्स फॉर्म कर रहे हैं। ये दोनों आइसोटोन है, ये दोनों भी ये दोनों ये डिफरेंट आइसोटोन है, ये डिफरेंट आइसोटोन है। तो B14 7 एक आइसोटोन है, C13 6 एक डिफरेंट आइसोटोन है, D14 और 6 एक डिफरेंट आइसोटोन है, E16 और 8 एक डिफरेंट आइसोटोन। आइसोटोप्स की बात करें तो ये तीनों आपस में आइसोटोप्स थे।
क्लियर है? आइसोटोप्स मतलब सेम Z, आइसोबार मतलब सेम Z, लेकिन आइसोटोन मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन कैसे मिलेगा? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करके लिखते जाओ तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाते हैं। आई होप यहां तक सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, बस होंगे, मजे में होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट खटाखट किल कर देते हैं इसको। अगला सवाल करो। इफ न्यूक्लियस इज रिप्रेजेंटेड बाय C13 6 द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियाई पूछा गया है। तो क्या बच्चा पार्टी डायरेक्टली दिख रहा है? ये क्या बता रहा है? प्रोटॉन का नंबर बता रहा है। तो प्रोटॉन तो कितने हैं? 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे तो वो क्या मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होता है। मास कितना नंबर दे रखा है? 13 में से 6 माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा? 7। तो 7 न्यूट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है। तो 6 proton and 7 neutrons will be the correct choice. That is option number 2 is the correct choice for the given question. कंफर्टेबल है, क्लियर है, मस्त है, मजे में? आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। एक और सवाल, कार्बन 14 और 6 दे रखा है न्यूक्लियाई, देयर आर, पूछा है कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। क्या ये 6 देख के डायरेक्टली बोल दोगे कि प्रोटॉन्स कितने हैं? 6 है। न्यूट्रॉन्स की बात अगर मैं करूं तो वो क्या मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होता है। तो क्या बच्चा पार्टी 14 में से 6 माइनस कर दूं तो क्या 8 आ जाएगा। मतलब 6 प्रोटॉन हो गए और 8 न्यूट्रॉन हो गए। तो 6 प्रोटॉन हो गए और 8 न्यूट्रॉन हो गए। क्या 6 इलेक्ट्रॉन भी होंगे? 6 प्रोटॉन है तो हाँ या ना? जिसको जिसको लगता है क्वेश्चन दोबारा पढ़ ले। न्यूक्लियाई, कार्बन 6 एटम लिखा होता तो एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर मात्र और मात्र प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं कर एग्जिस्ट करता। अगर यहां पे पूछा होता है इन कार्बन 14 6 एटम, तो तुम्हें पता है कि हर एक एटम, हर एक एलिमेंट या हर एक एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तभी होगा जितने प्रोटॉन्स हो उतने ही न्यूट्रॉन्स हो, इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो अगर 6 प्रोटॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन किसमें? एटम में। यहां क्या लिखा है? न्यूक्लियाई लिखा है, इसलिए न्यूक्लियाई में एक को इलेक्ट्रॉन नहीं होता। न्यूक्लियाई में कौन प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। ये बात क्लियर हुई? तो सिर्फ 6 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन होंगे। 6 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन, नन ऑप्शन जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। एटम लिखा होता तो इलेक्ट्रॉन का नंबर काउंट करते, न्यूक्लियस लिखा है तो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। कंफर्टेबल है, क्लियर है, मस्त है, मजे में है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? नीट 2019 में पूछा हुआ सवाल है। हालांकि मैं आगे वापस से बता दूंगा, जब अल्फा डिके पढ़ेंगे तब इसको अल्फा पार्टिकल और अच्छे से पढ़ लेंगे, लेकिन अभी भी मैं बता दे रहा हूं। बेसिकली अल्फा पार्टिकल मैं पिछले चैप्टर में भी बता चुका हूं, इसके पास जो मास होता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है वो चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर। बेसिकली होता क्या है? हीलियम का न्यूक्लियस होता है, हीलियम है, हीलियम 2+, He++ को क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल कहते हैं। यही आपका अल्फा पार्टिकल होता है। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम को क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल कहते हैं। और अगर ये न्यूक्लियस ऑफ हीलियम है तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 होता है। कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं? तो अगर मैं हीलियम में प्रोटॉन्स की जनसंख्या की मैं बात करूं तो क्या 2 प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन की जनसंख्या बात करूं तो 4 - 2 क्या 2 न्यूट्रॉन होंगे। तो एक अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं एंड 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन नहीं होता। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल, नॉट हीलियम एटम। हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 प्रोटॉन होंगे, 2 न्यूट्रॉन होंगे, लेकिन उसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन अगर मैं बाहर निकाल दूं तो क्या सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा। न्यूक्लियस में सिर्फ क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्या हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 सभी को पता होता है। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। बाकी अल्फा डिके आगे चल के भी पढ़ेंगे, अल्फा बीटा गामा डिके पढ़ेंगे, तो अल्फा डिके में इसकी पूरी PhD कर मारेंगे। बेसिक पता चल गया कि हीलियम के न्यूक्लियस को ही अल्फा पार्टिकल कहते हैं। चूंकि न्यूक्लियस शब्द है मतलब इलेक्ट्रॉन तो होगा ही नहीं, सिर्फ
अगर एटॉमिक और मास नंबर पता है, एटॉमिक नंबर से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता चल गए, 4 - 2 मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता चल गया। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं किसी भी अल्फा पार्टिकल में। नीट 2019 की परीक्षा में पूछा हुआ ये सवाल था। आगे बढ़ते हैं, 2003 में पूछा हुआ सवाल, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बाय। भाई एटम का साइज क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का होता है। न्यूक्लियर साइज क्या 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है। तो क्या मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूं, न्यूक्लियस एटम से 1,00,000 गुना छोटा होता है। 1,00,000 मतलब 10⁻5। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इज ग्रेटर देन, एटम क्या होता है 1,00,000 गुना ज्यादा बड़ा होता है न्यूक्लियस से, दैट इज 10⁻5 टाइम्स बिगर होता है न्यूक्लियस से। कंफर्टेबल है, क्लियर है, मस्त है, मजे में है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, दैट इज न्यूक्लियर साइज। देखो बच्चा पार्टी, इवेंचुअली कुछ बड़े लोग हैं, पुराने लोग हैं, जिन्होंने हमें कुछ अच्छी बातें सिखाई हैं, जैसे कि अंग्रेज, ठीक है, हमारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन कुछ तो अच्छी बातें सिखा गए, जैसे कि फूट डालो और राज करो। वैसे ही न्यूक्लियर फिजिक्स को अगर आप पूरे चैप्टर को देखोगे, हो सकता है शायद तुम्हें डिफिकल्ट लग जाए, मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो बहुत इजी लगता है पार्ट। लेकिन लेकिन फूट डालो और राज करो, हर एक पार्ट को, न्यूक्लियस चैप्टर को कई डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट में डिवाइड कर दो। हर एक कंसेप्ट को इंडिविजुअली एक बार फोकस करके अच्छे से पढ़ लो, खूब ढेर सारी प्रैक्टिस कर लो, तो छोटे छोटे कंसेप्ट करते चले जाओ, ओवरऑल पूरा चैप्टर ही अच्छा हो जाए। ठीक है, तो एक एक करके कंसेप्ट, अभी बेसिक्स ऑफ न्यूक्लियस समझ लिया, अब न्यूक्लियर साइज या न्यूक्लियर रेडियस की बात कर लेते हैं। जो किसी भी रेडियस, न्यूक्लियस की रेडियस होती है, वो कैसे होती है, R = R0 × A⁴ पे डिपेंडेंट होती है। जो न्यूक्लियर रेडियस की बात करूं, यहां पे बच्चा पार्टी, R क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई। किसी भी न्यूक्लियाई की जो रेडियस होगी वो क्या होती है, R0 × A। क्या है बच्चा पार्टी, मास नंबर। ए क्या है बच्चा पार्टी, मास नंबर। ए क्या है बच्चा पार्टी, मास नंबर। तो ए मास नंबर है, आर क्या है बच्चा पार्टी, रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई है। तो R = R0 टाइम्स A⁴ है। R = R0 × A⁴ है। R0 क्या होता है बच्चा पार्टी, 1.2 FM होता है। FM क्या होता है, फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर क्या होता है बच्चा पार्टी, 10⁻, फेम्टोमीटर 1 फेम्टोमीटर किसके बराबर होता है, फर्मी भी बोलते हैं, फेम्टोमीटर बोलो या फर्मी बोलो एक ही बात होता है, 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। फेम्टोमीटर बोलो या फर्मी बोलो एक ही बात होती है, 10⁻⁻15। ठीक है, तो R0 क्या होती है, 1.2 फेम्टोमीटर या फिर 1.2 फर्मी, जिसे 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर लिख सकते हैं। तो रेडियस और मास नंबर में ये रिलेशन होता है। कंफर्टेबल है। अब जनरली बच्चों को क्या होता है ना, ये पावर 1/3 निकालना डिफिकल्ट लगता है, मतलब क्यूब रूट निकालना डिफिकल्ट लगता है, क्यूब निकालना इजी लगता है। तो यहां से मैंने रेडियस और एटॉमिक नंबर के कुछ फॉर्मूलेज मैंने जनरेट कर दिए, जो क्यूब के फॉर्म में है, ना कि क्यूब रूट के फॉर्म में। तो बच्चा पार्टी इस कथन को, इस फॉर्मूले को सही मानते हुए, जो कि है एनसीईआरटी में लिखा है, मतलब सही है, तो बच्चा पार्टी क्या मैं, अगर रेडियस ए की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल है, तो किसी भी दो न्यूक्लियर साइजेस को अगर कंपेयर करूं, किसी भी दो एलिमेंट के न्यूक्लियर साइजेस को, किसी भी दो न्यूक्लियर साइजेस को, न्यूक्लियस की रेडियस को कंपेयर करूं, तो क्या R1/R2 A1/A2 का क्यूब रूट को कैसे लिखते हैं, 1/3। जैसे स्क्वायर रूट को पावर हाफ लिखते हैं, वैसे क्यूब रूट को पावर 1/3 लिखते हैं। एक फॉर्मूला तो ये जनरेट हो जाता है। क्यूब रूट निकालना जनरली बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, ज्यादा इजी क्या लगता है बच्चा पार्टी, क्यूब निकालना। तो इसी फॉर्मूले को दूसरे तरीके से लिख सकता हूं मैं, दोनों साइड अगर क्यूब कर दूं, तो R1/R2 का होल क्यूब या A1/A2 हो जाएगा।
R1/R2 क्या A1/A2 का क्यूब रूट हो जाएगा, या R1/R2 का होल क्यूब A1/A2 के बराबर हो जाएगा? क्या दोनों ही बातें सही हैं? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। कंफर्टेबल है न्यूक्लियर साइज को लेके? न्यूक्लियर रेडियस क्या होती है? R इज इक्वल टू R0 A⁻1/3। ए क्या है? मास नंबर है जो क्वेश्चन में दे रखा होगा। जो भी तुम्हें ईजी लगे, ये लगाना ईजी लगे तो ये लगा दो, ये लगाना ईजी लगे तो ये लगा दो। R0 ध्यान रखना क्या होता है? 1.2 फर्मी होता है। 1 फर्मी किसके बराबर होता है? 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। न्यूक्लियर डेंसिटी पे अगर कभी कोई पूछ दे तो न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती है? न्यूक्लियर साइज तो वेरी करता है, हर एक न्यूक्लियस का हर एक एलिमेंट का जो न्यूक्लियस होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। भाई ऑब्वियस सी बात है, मास नंबर पर डिपेंडेंट है। जितना बड़ा मास नंबर होगा उतनी बड़ा न्यूक्लियर साइज भी होगा। लेकिन जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है। न्यूक्लियर डेंसिटी इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। चलो यहां तक की बातें अगर तुम्हें क्लियर है तो कुछ सवाल करते हैं। न्यूक्लियर रेडियस पूछा है कॉपर का, Cu64 का। देखो, क्या 64 जो ऊपर लिखा है क्या वो मास नंबर लिख रखा है कॉपर का? एक बार मास नंबर देखना सीख गए तो क्या रेडियस देखना बच्चों का खेल है दोस्त? क्या बच्चों का खेल है? और अपन भी तो छोटे बच्चे हैं, हर दिल में एक मासूम बच्चा रहता है। R0 A⁻1/3 ऐसा बड़े बुजुर्ग कह गए हैं। कंफर्टेबल है? R0 की वैल्यू कितनी थी बच्चा पार्टी? 1.2 फेम्टोमीटर थी। इंटू ए की पावर, ए कितना दे रखा है? 64। 64 की पावर 1/3 FM। क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होगा? कितने प्रतिशत भारतीय ऐसे हैं जो ये मानते हैं और जानते भी हैं 4 का क्यूब 64 होता है, तो 64 का क्यूब रूट 4 होगा। भाई 4 का क्यूब, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आ जाता है। तो 64 का क्यूब रूट क्या होगा? 4 होगा। सिंपल सी बात है। तो 64 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो 1.2 इंटू 4 कर दोगे, दैट इज रेडियस आ जाएगी 4.8 FM। रेडियस कितनी आ जाएगी बच्चा पार्टी? 4.8 FM फेम्टोमीटर आ जाएगी। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट चॉइस फॉर द गिवन क्वेश्चन। कंफर्टेबल है? क्लियर है? मस्त है? मजे में है? आगे बढ़े। रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियाई ऑल्युमिनियम 27 एंड कॉपर 64 का रेशियो पूछा है रेडियस का। तो कितने प्रतिशत भारतीय ऐसे हैं जो ये मानते हैं और जानते भी हैं कि रेडियस का रेशियो R1/R2 हम अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार A1/A2 का पावर 1/3 लिखते हैं? ऐसा ही हमारे शास्त्रों में लिखा है। रेडियस मास नंबर की पावर 1 की क्यूब रूट के प्रोपोर्शनल होता है, या रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। तो R1/R2 A1/A2 की पावर 1/3 के बराबर हो जाएगा। हाँ या ना? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सर बताइए। वैल्यूज पुट करते हैं बच्चा पार्टी। अगर बच्चा पार्टी से सॉल्व करते हैं तो A1 कितना दे रखा है? एल्युमिनियम का मास नंबर कितना है? 27। कॉपर का कितना है? 64 की क्यूब रूट दोनों की। 27 का क्यूब रूट क्या 3 होगा? भाई 3 का क्यूब 27 होता है। 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होता है, तो 27 का क्यूब रूट 3 होगा। और 64 का क्यूब रूट क्या होता है बच्चा पार्टी? 4 होता है। तो क्या बच्चा पार्टी अगर क्यूब रूट के बाहर निकाल दोगे, 3/4 आ जाएगा। तो रेडियस का रेशियो R1:R2 क्या 3:4? दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर द गिवन क्वेश्चन। जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सर बताइए, एंड आगे बढ़ जाइए। 1990 जब ना मैं पैदा हुआ था ना तुम पैदा हुए थे, तब का ये सवाल है, और मिलके इसे खत्म करते हैं। ठीक है? यस वी कैन। द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ न्यूक्लियाई ऑल्युमिनियम एंड टेरिलियम इज अप्रोक्सीमेटली। क्या कोई बहुत बड़ी बात है? नहीं भाई। अगर हम बड़े बुजुर्गों की बातें मानेंगे, बड़े बुजुर्ग क्या कह गए हैं कि R1/R2
A1 अपॉन A2 की पावर 1/3 के बराबर होता है। A1 अल्युमिनियम का मास नंबर कितना है 27, टेरेलियम का मास नंबर कितना है 125 की पावर क्या लिख देंगे 1/3। दोनों की अलग अलग क्यूब रूट ले लो। 27 का क्यूब रूट, 27 का क्यूब रूट क्या 3 होता है? 3 का क्यूब अगर 27 होगा तो 27 का क्यूब रूट 3 होगा, सिंपल। 125 था तो 27 का क्यूब रूट 3 होता है। भाई 5 का क्यूब 125 होता है, 5 × 5 × 5 क्या 125 होता है। तो 125 का क्यूब रूट क्या 5 होगा? बिल्कुल होगा जी। तो R1:R2 3:5 आ गया। ये तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा है। हाय ओ रब्बा, 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 हाय ओ रब्बा। इतने बदमाश हैं ये लोग। भाई 3/5 को मैं 2 ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं बचेगा। क्या 6/10 लिख सकते हैं? हाय ओ रब्बा, हाय ओ रब्बा, हाय ओ रब्बा। क्लियर है? कंफर्टेबल है? जल्दी बताइए, आगे बढ़ जाएं। चलिए चलिए चलिए, एक और सवाल करिए। AIPMT 2012 का सवाल है दोस्त। न्यूक्लियर रेडियस अल्युमिनियम, अबे अल्युमिनियम बड़ा पसंद है इनको। 3.6 फॉर्मी दे रखा है। द अप्रोक्सीमेट न्यूक्लियर रेडियस ऑफ कॉपर 64 पूछा गया। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चा पार्टी, अगेन कंपैरिजन बेस्ड सवाल है। क्या बच्चा पार्टी मैं कह सकता हूं R1/R2 A1/A2 की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होंगे? हाँ या ना? पहले का मास नंबर कितना है 27, दूसरे का कितना है बच्चा पार्टी कॉपर का 64, दोनों पे पावर क्या है 1/3। तो 27 का क्यूब रूट 3, 64 का क्यूब रूट 4। R1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है 3.6 अपॉन R2 निकालना है। 3/4 के बराबर है, 3 से काट दो 1.2 आ जाएगा। क्या बच्चा पार्टी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो R2 की वैल्यू 1.2 इंटू 4 कर देंगे, दैट इज 4.8 FM आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आयरन के लिए रेडियस आपको दे रखी है 3.789 फॉर्मी। न्यूक्लियर रेडियस ऑफ कॉपर 63 पूछा गया है। ये थोड़ा हैवी सवाल है बिकॉज आयरन का क्यूब रूट लेने में तुम्हारी ऐसी तैसी होगी। चलो, लेकिन कोई बात नहीं। R1/R2 A1/A2 की पावर 1/3 के बराबर होगा। क्लियर है? तो A1 कितना है बच्चा पार्टी? आयरन 56 है, अब तक 56, और कॉपर 63 दे रखा है, होल की पावर 1/3 दे रखा है। इनको काटने पीटने की कोशिश करो तो शायद कट जाए। देखो बच्चा पार्टी, जैसा कि कविताओं में लिखा है, किसने कहा है कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती? हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो उसी फिलॉसफी पे आते हैं। सर क्या करके आए हो आज? 7 से काट दो जरा। 7 8 जा 56 आता है क्या? और 7 9 जा 63 आता है क्या? तो देखो बच्चा पार्टी, जैसे ही थोड़ा सा पेन चलाया तो हमें पता चल गया ये तो 7 से कट गए दोनों 56 और 7 8 जा 56 और 7 9 जा 63। 8/9 की पावर 1/3। क्या 8/9 की पावर 1/3 निकालना हमारे लिए बच्चों का खेल है? भाई 8 किसका क्यूब रूट होता है? 2 का क्यूब अगर 8 होता है तो 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 2। तो 8 का क्यूब रूट 8 की पावर 1/3 2 हो जाएगी। और 9 किसका क्यूब रूट होता है?
तो 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, लेकिन 9 यहाँ पे क्यूब रूट में नहीं जा रहा है। तो लेट्स सी, 9 की पावर 1/3 लिख दें इसे। कंफर्टेबल है। R1 की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 3.789 अपॉन R2 इज इक्व टू 2 अपॉन 9 की पावर 1/3। तो 9 का क्यूब रूट कितना होगा बच्चा पार्टी? 2 पॉइंट समथिंग होगा। 2 पॉइंट समथिंग होगा तो ये अप्रोक्सीमेटली कट जाएगा, तो 3.789 के आसपास का ही आंसर होना चाहिए। मतलब 3 पॉइंट के जो आसपास का आंसर होगा, बेसिकली ये नंबर जो होगा 1 से बड़ा आएगा, तो 3.7 से जस्ट छोटी जो वैल्यू हो वो होनी चाहिए। बाकी से एक बार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लेते हैं, फिर देखते हैं, चेक करते हैं क्या आंसर आता है। कंफर्टेबल है बच्चा पार्टी? मैंने करके देखा, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है टेक्निकली। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, बिकॉज इस तरह के सवाल नहीं आते कि ऐसा नंबर बन जाए जो एक परफेक्ट क्यूब रूट ना हो। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होगा तो तुम्हें विदाउट कैलकुलेटर तो तुम सॉल्व ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये गलती से ये सवाल डल गया है, कुछ अलग होगा। और वैसे भी प्रैक्टिकली जो R0 होती है वो 1.2 फेम्टोमीटर होती है। ठीक है, तो जब ऑल्युमिनियम की बात करते हैं, ऑल्युमिनियम जिसका मास नंबर 27 होता है, तो 27 की पावर 1/3 कितना होगा बच्चा पार्टी? 3। तो 3 इंटू 1.2 ही जब 3.6 हो जाता है, तो ऑल्युमिनियम की जो ये जो न्यूक्लियर रेडियस है अप्रोक्सीमेटली ऑल्युमिनियम के बराबर है। तो आयरन की तो ऑब्वियस सी बात है इससे काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ये डेटा भी गलत है, तो इस पर ज़्यादा दिमाग ना दिखाएं। बेसिकली अगर इसको सॉल्व करोगे तो 9 का जो क्यूब रूट होता है 2.08 होता है, ये सॉल्व कर लोगे अप्रोक्सीमेटली 0.96 आ जाएगा। तो यहाँ से R2 जो आ जाएगा वो 3.789 अपॉन 0.96 डिवाइड कर देंगे, अप्रोक्सीमेटली आंसर 3.98 कुछ आ जाएगा, जो चारों में से किसी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन गलत है, कुछ ना कुछ टाइपिंग प्रिंटिंग मिस्टेक है। आई एम सॉरी फॉर दैट, मेरे से ही गलती होगी, बिकॉज ऑपरेटर को दिया था बट प्रूफ रीडिंग में कुछ इशू हो गया होंगे। तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। मैथड तो समझ में आ गया है कि कैसे सॉल्व करते हैं, हाँ या ना? जब भी एग्जाम में सवाल आएगा परफेक्ट क्यूब रूट ही बनेंगे जैसे अभी तक बने थे। 125 हो गया, 64 हो गया, 27 हो गया, 8 हो गया। भाई अगर क्यूब रूट नहीं पता है तो मैं बता दे रहा। 2 का क्यूब रूट कितना होता है? 8। 3 का क्यूब रूट कितना होता है? 27। 4 का क्यूब रूट कितना होता है? 64। 5 का क्यूब रूट कितना होता है? 125। 6 का क्यूब रूट कितना होता है? 216। अब एलिमेंटल टेबल के बाहर चले जाओगे, इससे बड़े वाले क्यूब रूट पे तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 2 3 4 5 6 इनके क्यूब रूट तुम्हें पता है, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। आई होप यहाँ तक कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। ये 256 होता है, सॉरी यार क्या लिख दिया मैंने ये। यहाँ तक कंफर्टेबल है बच्चा पार्टी? कंफर्टेबल है। 2 का क्यूब 8, 5 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 126, नहीं यार क्या कर रहा हूँ मैं, 125 और 6 का क्यूब 216। कंफर्टेबल है, क्लियर है, मस्त है, मजे में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, न्यूक्लियर साइज या न्यूक्लियर रेडियस की बात कर ली। अब अपन बात करते हैं किसकी बच्चा पार्टी? न्यूक्लियर फोर्स की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स समझ लेते हैं क्या क्या होती है, पहले से लिख दिया। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, इस ब्रह्मांड का, इन संसार का सबसे तगड़ा फोर्स है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। इससे ताकतवर फोर्स कोई भी नहीं होता। न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट तो है, वर्क्स ओनली बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, लेकिन ये किसके अंदर काम, किसके बीच में काम करता है? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियॉन्स के बीच में काम करता है। न्यूक्लियस के बाहर इसकी औकात क्या हो जाती है? बिल्कुल खत्म हो जाती है, इसकी पावर, इसकी शक्तियां खत्म हो जाती है न्यूक्लियस के बाहर आते ही। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियॉन्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। एक बात सोचो बच्चा पार्टी, हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियस जो होता है उसमें खूब ढेर सारे प्रोटॉन्स, जितने भी प्रोटॉन्स हैं किसी भी एलिमेंट के, किसी भी एलिमेंट के एटम में जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो सारे के सारे न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड हैं। तो चलो भाई एक न्यूक्लियस बना लेते हैं बढ़िया सा।
थोड़ा बड़ा बना लेते हैं समझने के लिए। एक न्यूक्लियस, क्या बच्चा पार्टी, इसमें खूब ढेर सारे प्रोटॉन्स होंगे, खूब ढेर सारे न्यूट्रॉन्स भी होंगे। न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, खूब ढेर सारे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होंगे। तो क्या कूलॉम्ब चचा ने बताया था सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, क्या सारे प्रोटॉन्स पे क्या पॉजिटिव चार्ज होगा? तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्या एक दूसरे को रिपेल करेंगे? इतने पास पास रखे हैं तो क्या वो रिपल्शन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। हाँ, वो रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी ये सारे के सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर स्टेबली पड़े हैं, कोई भी प्रोटॉन एक दूसरे से दूर भाग के नहीं जा पा रहा। क्यों? इसका रीजन है न्यूक्लियस के अंदर एक फोर्स और होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है। न्यूक्लियॉन्स के बीच में मतलब न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा। जो आपका न्यूक्लियर फोर्स होता है वो सभी न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगेगा। न्यूक्लियॉन्स मतलब जो भी न्यूक्लियस के अंदर है वो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। दो प्रोटॉन्स के भी बीच में लगेगा, दो न्यूट्रॉन्स के बीच में भी लगेगा, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, सभी के बीच में ये फोर्स लगेगा। ठीक है। और ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ना, मतलब बाप होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है। मतलब इसके सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब भीगी बिल्ली भी नहीं है, मच्छर है ऐसे मार दो खत्म हो जाए। मेरी बात आ रही है समझ में? मेरी बात आ रही समझ में कि भाई इतने सारे प्रोटॉन्स एक पास इतनी कम सी जगह में इतने पास इतने क्लोज है, फिर भी एक दूसरे से दूर नहीं जा पा रहे। ये सारे एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन दे रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स इनसे हजारों करोड़ों गुना ज्यादा स्ट्रांग है। रिपल्शन देने के बावजूद भी इनकी मजबूरी है ये न्यूक्लियस के अंदर ही बने रहे। बहुत ताकतवर फोर्स होता है, दुनिया का सबसे ताकतवर फोर्स होता है। ये बात क्लियर हुई। लेकिन जो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई साहब, वो बढ़िया न्यूक्लियस के बाहर क्या कर रहे हैं बच्चा पार्टी? न्यूक्लियस के बाहर क्या कर रहे हैं? बढ़िया रिवॉल्व कर रहे हैं। ये न्यूक्लियर फोर्स इतना ताकतवर कि जो दो प्रोटॉन इतने मज पास रखे हैं, 10⁻⁻15 मीटर से भी कम की दूरी पे रखे हैं, इनको तो जाने नहीं दे रहा। और जो दूर इलेक्ट्रॉन है ये बढ़िया मस्त मजे में घूम रहा है। ये अगर ये न्यूक्लियर फोर्स इतना ताकतवर है तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने अंदर क्यों नहीं घुसेड़ ले रहा? रीजन ये है कि न्यूक्लियर फोर्स सच में दुनिया का सबसे ताकतवर फोर्स है, लेकिन वो कैसा होता है? वेरी शॉर्ट रेंज होता है। ये है तो बहुत ताकतवर, लेकिन एक तरीके से अपनी गली का शेर है। क्या कहते हैं, गली का शेर है। अपनी गली से बाहर निकलते ये भीगी बिल्ली भी नहीं रह जाता। मतलब न्यूक्लियर फोर्स दुनिया का सबसे ताकतवर फोर्स है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव रहता है इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर आते ही इसका वजूद ही खत्म हो जाता है, इसकी वैल्यू अब जीरो हो जाती है। मतलब फील, इस इलेक्ट्रॉन को तो फील भी नहीं हो रहा होगा न्यूक्लियर। मेरी बात है, जिस ऑर्डर का न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर रिसाइड करता है, वो अगर हर जगह होता तो वो इतना ताकतवर फोर्स होता कि जो अपनी अर्थ है उसके साइज को कंप्रेस कर देता एक क्रिकेट बॉल की साइज के बराबर। अपनी जो अर्थ है एक क्रिकेट बॉल की साइज के बराबर कंप्रेस हो जाती अगर ये न्यूक्लियर फोर्स हर जगह लग रहा होता। जो इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन पे फोर्स लग रहा है ना, इस ऑर्डर का मैग्नीट्यूड अगर पूरी धरती में हर जगह लग रहा होता तो पूरी धरती कंप्रेस हो गई होती। और किस ऑर्डर के हो जाती? धरती का जो अर्थ का शेप है वो मात्र एक पूरी अर्थ एक क्रिकेट के बॉल के बराबर रह जाती। इतना ताकतवर होता। लेकिन क्या होता है, बहुत शॉर्ट रेंज होता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के बाहर आते ही इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन कोई भी क्या कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा। इस इलेक्ट्रॉन पे अगर फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है नेट, वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूज
एक्सपीरियंस कर पाती है, न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती, उसका रीजन बता दिया कि न्यूक्लियर फोर्स आर शॉर्ट रेंज, न्यूक्लियस के बाहर इनका वजूद खत्म हो जाता है। इनके बीच में लगती है न्यूक्लियॉन्स, जो भी न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स हैं उन सभी पार्टिकल्स पे ये लगेगा। दो न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन भी एक दूसरे को अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स लगा रहे होंगे, दो न्यूट्रॉन भी एक दूसरे पे न्यूक्लियर फोर्स लगा रहे होंगे, और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन भी एक दूसरे पे न्यूक्लियर फोर्स ही लगा रहे होंगे। यहां तक सभी बच्चे कंफर्टेबल हैं, क्लियर है, मस्त है, मजे में। तो पहले दो पॉइंट क्लियर हो गए, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर हो गया। दूसरा, वर्क ओनली बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, सिर्फ न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है, इलेक्ट्रॉन पे नहीं लग पाएगा, बिकॉज ये अपनी गली का ही शेर है। अपनी गली से बाहर निकलते ही, न्यूक्लियस से बाहर निकलते ही ये बेचारा भीगी बिल्ली भी नहीं रह जाता, जीरो हो जाता है। ये पॉइंट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। वेरी शॉर्ट रेंज होता है, बहुत शॉर्ट रेंज होता है, अप टू द साइज ऑफ फ्यू न्यूक्लियस होता है। फ्यू न्यूक्लियस नहीं कहेंगे, अप टू द साइज ऑफ फ्यू प्रोटॉन्स कह लो, या फ्यू न्यूट्रॉन्स कह लो, ठीक है, या फ्यू न्यूक्लियॉन्स कह लो। ये न्यूक्लियस नहीं लिखा है, फ्यू न्यूक्लियॉन्स लिखा है, अप टू द साइज ऑफ फ्यू न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स अप टू द साइज ऑफ फ्यू न्यूक्लियॉन्स होता है, 3 से 4 फेम्टोमीटर के ऑर्डर का होता है। 3-4 फर्मीमीटर से ज्यादा की डिस्टेंस पे इसकी वजूद क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। मतलब 3-4-5 प्रोटॉन न्यूक्लियस के बाद इनकी इफेक्ट खत्म हो जाती है। उसके बाद नए ग्रुप ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे जो एक दूसरे पे क्या लगा रहे होंगे, न्यूक्लियर फोर्स लगा रहे होंगे। मोर देन द डिस्टेंस न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलमोस्ट जीरो। थोड़ा ही 3-4 फर्मीमीटर से ज्यादा की डिस्टेंस पे जैसे ही जाओगे तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स जीरो हो जाता है। मतलब जस्ट आउटसाइड न्यूक्लियस आते ही, न्यूक्लियस के जैसे ही थोड़ा सा ही बाहर आएंगे, न्यूक्लियर फोर्स का वजूद ही खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाते हैं। तो वेरी शॉर्ट रेंज होते हैं। शुक्र है भगवान का कि ये शॉर्ट रेंज होते हैं। शॉर्ट रेंज होने से फायदा है कि एटम जैसी चीज एग्जिस्ट कर पाती। अगर न्यूक्लियर फोर्स जैसी चीज नहीं होती तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन क्या सारे के सारे प्रोटॉन बहुत दूर दूर भाग जाते? क्या न्यूक्लियस जैसी कोई चीज रह भी पाती, एग्जिस्ट भी करती दुनिया में, संसार में? नहीं करती। लेकिन चूंकि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर फोर्स है, बहुत स्ट्रांग है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की ऐसी तैसी कर देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की बहुत तगड़ी तरीके से बाइंड करके रखेगा प्रोटॉन को अपने पास। लेकिन शॉर्ट रेंज होने से क्या फायदा है, अगर इतना ही ताकतवर है तो क्या एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है इन्हें भी अपने अंदर खींच के अंदर घुसा लेता? एटम के इलेक्ट्रॉन क्या दूसरे एटम के भी इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या खींच के अपने अंदर समा लेता? दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन क्या आसपास जो भी मटेरियल मिलता सभी को खींच के अपने अंदर समा लेता, अगर ये थोड़ा भी लॉन्ग रेंज होता तो? भगवान का शुक्र है कैसा होता है, शॉर्ट रेंज होता है। न्यूक्लियस के बाहर आते ही इसका वजूद अस्तित्व खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये बात क्लियर होगी। चौथे पॉइंट पे आते हैं। ये सारी बातें धूड़ धूड़ के एनसीईआरटी से पॉइंट फॉर्म में तुम्हें लिख दी है कि तुम्हें एनसीईआरटी रीड ना करना पड़े। मॉडर्न फिजिक्स की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें नहीं पढ़नी बिकॉज तुम्हारी एनसीईआरटी तुम्हारे नोट्स में, वो भी पॉइंट फॉर्म में। रिवाइज करने में 10 सेकंड 20 सेकंड से ज्यादा लगेंगे। फिफ्थ पॉइंट, वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन डिस्टेंस होता है। जो न्यूक्लियर फोर्स होता है बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है किस पे, डिस्टेंस पे होता है। स्मॉल वेरिएशन इन डिस्टेंस मे कॉज लार्ज चेंज इन न्यूक्लियर फोर्स। थोड़ा बहुत भी अगर डिस्टेंस में आप वेरिएशन लाएंगे तो न्यूक्लियर फोर्स में अच्छा खासा वेरिएशन आ जाता है, अच्छा खासा वेरिएशन आ जाएगा अगर न्यूक्लियर आपने थोड़ा बहुत भी वेरिएशन लेके आए किसमें, डिस्टेंस में। ठीक है, कैसा होता है ये, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। कब, जब डिस्टेंस ग्रेटर देन 0.8 FM हो। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगेन कहां से ली गई है, एक्सक्लूसिवली फ्रॉम एनसीईआरटी से ली गई है। मजे की बात यह है कि बाकी सारी लाइंस पे, बाकी सारे पॉइंट्स पे अभी तक सवाल, हर एक पॉइंट, जितने सवाल पॉइंट्स बताए सब पे किसी ना किसी साल में पीवाईक्यू आ चुका है। ये पॉइंट, ये डेटा एनसीईआरटी का अभी तक नहीं पूछा है। मुझे लगता है नेक्स्ट अपकमिंग पूछ सकते हैं। बहुत छोटी सी बात है, पूछ देगा कि न्यूक्लियर फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है या रिपल्सिव होता है। तो बोलोगे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता सकता है। न्यूक्लियर फोर्स जरूरी नहीं है कि हमेशा अट्रैक्टिव हो, जनरली अट्रैक्टिव होता है लेकिन रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर दो न्यूक्लियॉन्स की डिस्टेंस 0.8 FM से ज्यादा होगी तो ये फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। लेकिन वहीं
दो न्यूक्लियॉन्स के बीच की डिस्टेंस जैसे ही 0.8 एफएम से कम होना चाहेगी या कम होगी तो यही फोर्स कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव। तो जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है। कैसा होता है, दोनों नेचर का होता है। जब दो न्यूक्लियॉन्स के बीच की डिस्टेंस 0.8 एफएम से ज्यादा होती है तो ये अट्रैक्टिव नेचर शो करता है, और वहीं अगर दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में डिस्टेंस 0.8 एफएम से कम होती है तो ये रिपल्सिव हो जाता है। बेसिकली न्यूक्लियर फोर्स क्या चाहता है, न्यूक्लियर फोर्स इतनी सी बात चाहता है, कोई भी दो न्यूक्लियॉन्स जो हो वो अपने से एक दूसरे से 0.8 एफएम की दूरी बना के रखें। 0.8 एफएम से जैसे ही दूरी बढ़ेगी ये अट्रैक्ट करके अपने पास खींचेगा, और जैसे ही 0.8 एफएम से भी डिस्टेंस कम होगी ये रिपल करके दूर भेजेगा। तो बेसिकली न्यूक्लियर फोर्स चाहता है कि कोई भी दो न्यूक्लियॉन्स 0.8 एफएम की दूरी को बना के मेंटेन करके चले। इससे बड़ी डिस्टेंस पे ये अट्रैक्टिव रहता है, इससे छोटी डिस्टेंस पे ये रिपल्सिव रहता है। ये बात क्लियर हो गई। पांचवा पॉइंट न्यूक्लियर फोर्स को लेके, ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है कैसा होता है, स्पिन डिपेंडेंट फोर्स होता है। कैसा होता है दोस्त, स्पिन डिपेंडेंट फोर्स होता है। न्यूक्लियॉन्स हैविंग सेम सेंस ऑफ स्पिन हैव स्ट्रॉन्गर फोर्स देन न्यूक्लियॉन्स हैविंग अपोजिट स्पिन सेंस। तो न्यूक्लियस का स्पिन क्या होता है, तो बड़ी मुश्किल से तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन, पॉलीज का जो प्रिंसिपल था उसके बेसिस पे अपन ने इलेक्ट्रॉन के स्पिन को समझ पाए थे, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ पाए। तो ये न्यूक्लियस का स्पिन क्या आ गया, सच बताऊं दोस्त मुझे भी नहीं मालूम क्या होता है। ठीक है, ये पार्ट किसका है, क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है। न्यूक्लियस के मतलब न्यूक्लियस के स्पिन को समझना क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है। इनफैक्ट एनसीईआरटी भी बड़े प्यार से इससे निकल रही है। एनसीईआरटी ने क्या बोला है, स्पिन ऑफ न्यूक्लियस इज स्टडी ऑफ द क्वांटम फिजिक्स, इतना बोल के निकल लिए हैं वो भी। उन्होंने ये बताया कि भाई क्वांटम फिजिक्स का है एंड बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस, ये भी आगे लिखा है एंड बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस, ये बुक ये पॉइंट बोल के वो निकल लिए आगे। तो हमें भी क्या मतलब, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक है, यही तो हम चाहते थे भाई अपने सिलेबस से कि बाहर की बातें वो हमें मतलब ना हो। बस हमें ये पता होना चाहिए अगर दो न्यूक्लियॉन्स का स्पिन सेम होगा, दो न्यूक्लियॉन अगर सेम स्पिन के होंगे तो वो उनके बीच में जो फोर्स होगा, दो न्यूक्लियॉन्स अपोजिट सेंस, दो न्यूक्लियस जिनका सेंस ऑफ स्पिन अपोजिट होगा उनके बीच में जो फोर्स होगा वो वीकर होगा। सेम सेंस के जो स्पिन रखते होंगे वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर फोर्स एक्सपीरियंस करते होंगे। न्यूक्लियॉन्स हैविंग सेम सेंस ऑफ स्पिन हैव स्ट्रॉन्गर फोर्स देन न्यूक्लियॉन्स हैविंग अपोजिट स्पिन सेंस। तो क्वेश्चन में यही सिर्फ सिंपल सी इस पॉइंट पे क्वेश्चन बना सकते हैं कि अगर सेम सेंस के दो न्यूक्लियॉन्स हैं उनके बीच में ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स होगा, या अपोजिट सेंस के दो न्यूक्लियॉन्स हैं उनके बीच में ज्यादा फोर्स होगा। तो तुम बता दो कि सेम सेंस ऑफ स्पिन जिन न्यूक्लियॉन्स में होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स पोजेस कर रहे होंगे, रेदर देन उनके बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स होगा उनके कंपैरिजन में जिनका स्पिन अपोजिट हो। कंफर्टेबल है, क्लियर है, जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सर बताइए। तो यही 5 पॉइंटेज थी, 5 बातें थी न्यूक्लियर फोर्स को लेके, पांचों बातें क्लियर हैं। तो एनसीईआरटी में सारी पॉइंट्स हो गई। नीट इससे पहले इससे बाहर ना आज तक सवाल पूछ पाया है ना पूछ पाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन करने को रेडी हो न्यूक्लियर फोर्स के बेसिस पे, कंसेप्चुअल सवाल है, देता हूं, सॉल्व करो। पहला सवाल, इफ एफपीपी, एफपीएन एंड एफएनएन आर न्यूक्लियर फोर्स एक्टिंग बिटवीन, FPP is for nuclear force between proton proton, proton neutron and neutron neutron respectively. Then तो न्यूक्लियर फोर्स कैसा होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। मतलब जितना न्यूक्लियर फोर्स एक दो प्रोटॉन्स के बीच में लग रहा होगा उतना ही न्यूक्लियर फोर्स दो न्यूट्रॉन्स के बीच में लग रहा होगा, उतना ही न्यूक्लियर फोर्स एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में भी लग रहा होगा। न्यूक्लियर फोर्स कैसा होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। कैसा होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। ये शायद पॉइंट मैं लिखना भूल गया हूँ क्या, वेरी मच डिपेंडेंट अपन, ठीक है ये बता दिया, स्पिन डिपेंडेंट है, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, ये भी लिख लें। ये छठा पॉइंट शायद मेरी मिस हो गया मुझसे, लिख लीजिए। न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट।
मतलब जो फोर्स बिटवीन दो प्रोटॉन होगा वही फोर्स दो न्यूट्रॉन के बीच में होगा, वही फोर्स दो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच होगा। दैट इज फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन विल बी सेम। जो न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होगा दो प्रोटॉन के बीच में या दो न्यूट्रॉन के बीच में या एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के बीच में, सभी के बीच में इक्वल अमाउंट का, इक्वल मैग्नीट्यूड का न्यूक्लियर फोर्स लगेगा सारे ही न्यूक्लियॉन्स में। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होता है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होता है तो जितना न्यूक्लियर फोर्स दो प्रोटॉन के बीच में लग रहा होगा वही दो न्यूट्रॉन्स के बीच में लगेगा, वही एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, मतलब तीनों में ही बराबर अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला सवाल क्या पूछा है, उसमें न्यूक्लियर फोर्स पूछा था, अब यहां पे नेट फोर्स पूछा। तो समझो, दो प्रोटॉन की कहानी सुनो। ये दो प्रोटॉन है जो न्यूक्लियस के अंदर है। क्या इन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लग रहा होगा? क्या कूलॉम्ब चचा ने बताया था दो चार्ज पार्टिकल सेम नेचर के होंगे तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, हाँ या ना? लेकिन क्या न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी एक दूसरे पे फील कर रहे होंगे? न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन वहीं दो न्यूट्रॉन की बात करें, दोनों न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो क्या ये कूलॉम्बिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? नहीं। ये क्या एक्सपीरियंस करेगा? सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और न्यूक्लियर फोर्स तो चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, जितना प्रोटॉन दो प्रोटॉन पे लग रहा है उतना ही दो न्यूट्रॉन पे ही लगेगा। और वहीं अगर बच्चा पार्टी एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन की बात करें, एक चार्ज पार्टिकल एक अनचार्ज पार्टिकल, क्या इनके बीच में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग सकता है? नहीं। एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पे ही फोर्स लगा सकता है, अनचार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगा सकता। तो अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो जीरो होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या एक्सपीरियंस कर रहे होंगे? क्या ये दोनों, इनके बीच में भी सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होगा। तो न्यूक्लियर फोर्स तो चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, ये ग्रीन वाले फोर्स तो तीनों केस में सेम आएगा, लेकिन यहां पे एक क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन भी आएगा। तो ओवरऑल इन दोनों में तो नेट फोर्स सेम आएगा, लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो नेट फोर्स होगा वो थोड़ा कम होगा इन दोनों के कंपैरिजन में, रिपल्शन थोड़ा होगा। न्यूक्लियर फोर्स से भले ही बहुत कम होता है, उसकी औकात कुछ नहीं है इनके सामने, लेकिन कुछ तो कम है ना। तो दो प्रोटॉन्स के बीच में जो नेट फोर्स होता है वो थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू दो न्यूट्रॉन के बीच में जो नेट फोर्स होता है, या एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के बीच में जो नेट फोर्स। तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन और दो न्यूट्रॉन के बीच में जो नेट फोर्स है वो तो सेम है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच का फोर्स तो सेम है, और ये दोनों, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो थोड़ा ज्यादा होगा दो प्रोटॉन्स के बीच में, बिकॉज प्रोटॉन्स के पास न्यूक्लियर अट्रैक्शन के जगह के साथ साथ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन भी है। रिपल्शन होने की वजह से नेट फोर्स थोड़ा कम मिलेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट चॉइस। दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन के बीच का फोर्स एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के बीच के फोर्स के बराबर होगा, और ये फोर्स बड़ा होगा दो प्रोटॉन के फोर्स के बीच से, के बीच में नेट फोर्स से। नेट फोर्स से क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन भी आ जाएगा जब मैं नेट फोर्स की बात करूंगा। लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या बात करी थी? न्यूक्लियर फोर्स की बात करी थी। न्यूक्लियर फोर्स तीनों में बराबर लगेगा। इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना एग्जाम में जब भी आए, पढ़ना पूछा क्या है उसके बेसिस पे ही आंसर देना, भावुक मत हो जाना क्वेश्चन देख के जल्दी से आंसर दे दें। नेक्स्ट सवाल पूछा, इन न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या कंजर्व रहता है? मास कंजर्व रहता है, एनर्जी कंजर्व रहता है, मास प्लस एनर्जी इज कंजर्व। तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में मास और एनर्जी का जो सम होता है वो कंजर्व रहता है। बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शन से आइंस्टीन की मास एनर्जी रिलेशन आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि मास इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मास भी एक एनर्जी ही है टेक्निकली, तो आगे चल के पढ़ेंगे, अभी पढ़ाया नहीं है, पता नहीं कहाँ से ये सवाल आ गया। ठीक है, आगे देख लेंगे अभी ये। तो मास और एनर्जी दोनों कंजर्व रहती है। चलो अगला सवाल करो। रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ टू न्यूक्लियस, एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है एक एल्युमिनियम का न्यूक्लियस है, दोनों की न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो क्या होगा?
याद करो, क्या मैंने नोट्स में बड़े बड़े शब्दों में तुम्हें लिखाया है कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, कांस्टेंट होती है। तो क्या दोनों की न्यूक्लियर डेंसिटी सेम होगी तो रेशियो क्या 1:1 होगा, हाँ या ना? क्लियर हुए? बॉम्ब फटा। अब जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है हिरोशिमा और नागासाकी पे, जो एक मैस्केयर हुआ था, मतलब अगर हिस्ट्री का जो सबसे सबसे मतलब वन ऑफ द सैडेस्ट डेज में अगर अपन बात करें ह्यूमैनिटीज के को मद्देनजर रखते हुए, तो अपन कहते हैं वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया, सारे के सारे लोग मर गए। आज भी उस रेडिएशन का इम्पैक्ट है, उस रेडिएशन का इतना इम्पैक्ट है आज भी। अगर वहां पे बच्चे पैदा हो रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे आज भी डिसेबल्ड होते हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ दिक्कत होती। आज भी उस जगह पे थोड़ी बहुत रेडियो एक्टिविटी अभी भी वर्ल्ड वॉर 2 में जो ये दुखद एक्सपीरियंस हुआ। कभी ये सोचा है कि यार ऐसा क्या होता है न्यूक्लियर बॉम्ब में, छोटू सा बॉम्ब वो गिरा दिया, पूरा का पूरा शहर खत्म हो जा रहा है, देश खत्म हो जा रहा है। हाँ, ऐसा क्या है बच्चा पार्टी इस न्यूक्लियर बॉम्ब में, कभी सोचा है? ये बात सोचो और मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ विद द इफेक्ट ऑफ आइंस्टीन। आइंस्टीन का जो मास एनर्जी रिलेशन है, इससे तुम इस बॉम्ब की वर्किंग समझ सकते हो। समझते हैं बच्चा पार्टी, आइंस्टीन सर के हिसाब से इस न्यूक्लियर बॉम्ब की कहानी, कि भाई न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है तो क्या होता है, कैसे इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। थोड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में बताने, मतलब ठीक है सिलेबस से रिलेवेंट नहीं है बट फिर भी आ, कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं जो तुम्हें बताना बता रहा हूं मैं। कि भाई देखो, न्यूक्लियर बॉम्ब जो है ना, मतलब ऑब्वियसली बात है मास डिस्ट्रक्शन कर रहा है और इसका यूज नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई दुनिया के कुछ देश थे जो पहले ही न्यूक्लियर कंट्रीज थे, जैसे जो पावरफुल कंट्रीज जिसे कहते हैं, रशिया हो गई, अमेरिका हो गया, आपका फ्रांस हो गया, ये ब्रिटेन हो गया, ये सारे कंट्रीज कैसे थे, न्यूक्लियर कंट्रीज थे, इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब की फैसिलिटीज थी। अब इंडिया नया नया 1947 में नया नया आज़ाद हुआ था, स्ट्रगलिंग फेज में ही था। 19 तब जब इंडिया आज़ाद ही हुआ था तो होमी जहांगीर भाभा जो थे, उनका ये मानना था कि भाई हमें न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस करना चाहिए, हमें न्यूक्लियर एनर्जी को भी डेवलप करना चाहिए, लेकिन साथ में बैकग्राउंड में न्यूक्लियर बॉम्ब भी डेवलप करना चाहिए कि कब क्या हो जाए पता नहीं। ठीक है, तो हमें पावरफुल बनना चाहिए। बट क्या हुआ कि बहुत सारी इम्प्लीकेशंस थे भाई, गरीबी बहुत थी देश में और कई सारे पॉलिटिकल इश्यूज भी थे, उस वजह से चीज़ें नहीं हो पाई। बट क्या हुआ कि कनाडा से हेल्प मिली और कनाडा ने इंडिया को एक न्यूक्लियर रिएक्टर दे दिया कि भाई तुम इस पे न्यूक्लियर रिएक्टर से तुम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए अलाउड है, इसको यूज करो। तो हमारे पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आ गई थी न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस करने की, बट हाँ एक इंडिपेंडेंट कैपेसिटी नहीं थी, एक पूरा न्यूक्लियर वॉरहेड हो हमारे पास, और वो पूरी टेक्नोलॉजी असिस्टेड थी कनाडा से। अब क्या हुआ भाई, जो साइंटिस्ट थे वो तो पुश कर रहे थे कि भाई न्यूक्लियर टेस्ट होना चाहिए, न्यूक्लियर कैपेसिटी हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन हाँ भाई देश रेडी नहीं था, ऑब्वियसली बात है, गरीबी थी, बहुत सारी और भी इश्यूज थे पॉलिटिकल इश्यूज के साथ, कि भाई अगर वेस्टर्न वर्ल्ड ने दिक्कत कर दी हमारे साथ तो हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी। बट क्या हुआ, तब तक 1961 में चाइना से वॉर हो गई, चाइना से वॉर हो गई और चाइना से हार भी गए। तो उसके बाद जरूर लगा कि यार नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आज अगर न्यूक्लियर कंट्री हम होते तो चाइना की औकात थी कि क्या क्या हमसे लड़ाई कर ले, हमारी जगह घेर ले। तो तब तक ये हुआ कि नहीं अब इस पे थोड़ा एक्सेलरेट होना चाहिए काम। और 1961 में वॉर हुई थी, 1963 में चाइना ने भी अपने आप को न्यूक्लियर कंट्री, न्यूक्लियर टेस्ट कर मारे उन्होंने, और 1961 में अपने को क्या किया, एक इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर कंट्री घोषित कर दिया। अब तक वेस्टर्न वर्ल्ड, ये एशिया में सारी चीज़ें होती थी, वेस्टर्न वर्ल्ड जो था, जो पावरफुल कंट्रीज थे उस वक्त के, यूएस हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, सोवियत यूनियन जिसे कहते थे उस वक्त, इन लोगों ने क्या कहा कि नहीं 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 नहीं, न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए।
तो तब तक ये आ गया था कि भाई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं होने देने हैं, अब किसी को नहीं करने, इस तरीके के ट्रीटीज साइन कराई जानी थी। अब पैरेलली चाइना टेस्ट तो कर चुका था न्यूक्लियर, और साथ में चूंकि पाकिस्तान भी भाई, दोनों साइड, एक साइड से चाइना एक साइड से पाकिस्तान, पाकिस्तान तुम कह सकते हो डमी था चाइना का, तो वो उसे न्यूक्लियर प्रोग्राम को चलाने के लिए असिस्ट भी कर रहा था। तो ये बात भी पता था कि भाई चाइना भी अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी डेवलप कर रहा है, सॉरी पाकिस्तान भी कर रहा है विद द हेल्प ऑफ चाइना, और चाइना ऑलरेडी कर चुका है, बचे हम। तो ये मजबूरी थी उस वक्त करना। लेकिन 1974 का समय था, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो एक पोखरण में एक टेस्ट किया गया, न्यूक्लियर टेस्ट, छोटा मोटा ही टेस्ट था। बट हाँ, उसे फुल फ्लैग्स खुले आम ये नहीं बोला कि हाँ हम एक न्यूक्लियर कंट्री हैं। बट 1971 में ही पाकिस्तान से जस्ट लड़ाई हुई थी, पाकिस्तान और जो बांग्लादेश वाला विभाजन हुआ था, पाकिस्तान को हरा दिया था उस वक्त इंडिया में। बट ये हुआ कि नहीं भाई, अपने पास न्यूक्लियर पावर होनी चाहिए, तो एक टेस्ट किया जिसे बुद्धा टेस्ट भी कहा, और उसे बोला कि यार ये देखो मतलब पीसफुल टेस्ट था, हम वॉर और लड़ाई लड़ाई के लिए नहीं कर रहे, हम तो भाई जो हमारा वो कनाडा से जो न्यूक्लियर रिएक्टर आया है, बस उसी के फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए अब एक छोटा मोटा सा टेस्ट किया है। और ये बात भी है, उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी या फिर प्लूटोनियम जो यूज हुआ था, वो उसी रिएक्टर से लिया गया था। मतलब इंडिजीनियस, पूरा भारत ने कुछ डेवलप कर रखा हो, इस तरह से कोई टेस्ट नहीं था। और इस तरह से वेस्टर्न वर्ल्ड के मतलब अपने आप को एक न्यूक्लियर कंट्री घोषित नहीं किया, बस ये बोला एक पीसफुल, बस छोटा मोटा टेस्ट। लेकिन हाँ, पड़ोसियों को थोड़ा पता चल जाए कि भाई अब कायदे में रहो तभी फायदे में रहोगे, वरना ऐसी तैसी हो जाएगी। बट कंटिन्यूसली चाइना असिस्ट किया जा रहा था पाकिस्तान को। तो नियरली अबाउट आइडिया है कि इनके पास भी तब तक वो हो चुका था। बट क्या हुआ, तब तक यूएस बहुत पावरफुल था। 1974 में भले ही इंडिया ने बहुत उस चीज़ को कवर अप करने की कोशिश करी कि नहीं भाई साहब, हमने तो ऐसे ही कर दिया था, पीसफुल टेस्ट था, और ये कोई भी मतलब सिविल टेस्ट है, बेसिकली ये मिलिट्री ने टेस्ट नहीं किया है, ये साइंटिस्ट ने किया है उस फैसिलिटीज को चेक करने के लिए। बट फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी बैन्स आ गए इंडिया पे, ठीक है, फाइनेंशियल बैन्स कह लो, जो वेस्टर्न वर्ल्ड से इम्पोज किए गए। तो गरीबी का माहौल पहले से था, और इससे क्या है, बाकी और भी जो पड़ोसी कंट्रीज थे पाकिस्तान जैसे, ये सब भी डिमोटिवेट हो गए कि भाई नहीं करना है। बट क्या हुआ, तब तक जो वेस्टर्न वर्ल्ड था उन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर सबके पास न्यूक्लियर पावर आ गई तो भाई फिर हमारा बोला बाला क्या रहेगा भाई, हम जो कहेंगे वो तो फिर लोग मानेंगे ही नहीं। तो हमारी जो सुप्रीमेसी है वर्ल्ड पे बनी रहनी चाहिए। तो वो क्या कराने लगे, एक ट्रीटी साइन कराने लगे, एक एग्रीमेंट साइन कराने लगे देश से कि भाई हम किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होंगे, और हम एक नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज रहेंगे। जिसे कई देशों ने साइन भी किया, बट इंडिया ने भी नहीं साइन किया, ना पाकिस्तान ने किया। बिकॉज इंडिया भी 1974 में छोटा मोटा टेस्ट कर चुका था, भले ही खुला आके नहीं बोला था कि भाई देखो है हम भी न्यूक्लियर कंट्री, पीसफुल नहीं नाम ही दे दिया था, लेकिन पता था है, और बाद में जरूरत पड़ेगी उस पर। पाकिस्तान भाई मालूम है कि भाई चाइना से असिस्टेड है, अपने पास चाइना कर चुका है, मतलब अपने पास तो है ही है, तो काहे हम ये साइन करें। अब क्या हुआ, दोबारा ये हुआ कि भाई नहीं, अब 1991 का समय आ गया था। 1974 से भाई देश भी जो फाइनेंशियल क्राइसिस जूझ रहा था, वो ऑलमोस्ट 1991 में जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, मनमोहन जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन हुआ, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को काफ़ी बुलाया गया। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई तो देश में भाई इकोनॉमी थोड़ी रिच हुई, इकोनॉमिकली स्टेबल हुए। 1995 में नरसिम्हा राव जी की ही सरकार थी, उन्होंने कहा भाई टेस्ट कर लेते हैं और डिक्लेयर कर देंगे। तब तक ये वो टेस्ट करने चाह रहे थे पोखरण में ही, लेकिन क्या था कि भाई यूएस तो बहुत एडवांस थे, उनके पास पीएसएलवी थे, पोलर सैटेलाइट्स व्हीकल्स, पोलर सैटेलाइट्स थे। मतलब आज की डेट में जिससे गूगल मैप ना मतलब यूज करते हो ना, तो गूगल मैप्स जो नेविगेशन पर्पस के लिए जो सैटेलाइट्स होते हैं वो बेसिकली पोलर सैटेलाइट्स होते हैं। वो धरती से कुछ 80-100 किलोमीटर की ऊंचाई पे ही होते हैं, तो उसमें कैमरास भी लगे होते हैं, तो सर्वेलांस करते थे। तो सर्वेलांस जो था उसके थ्रू ने पता कर लिया गया ये न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट पे वापस से कुछ हरकत कर रहे हैं। तब तक क्या हुआ, यूएस एम्बेसी से लोग आ गए इंडिया में, और बोला भाई तुम तो टेस्ट करने जा रहे हो, तो बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो नहीं कर रहे हैं। तो डराया धमकाया, तो सरकार डर गई, सरकार ने कहा कि चलो भाई, अपना वो जो पूरा प्रोग्राम था वो कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब पूरा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, मतलब यूएस नहीं चाहता था कैसे भी करके इंडिया न्यूक्लियर कंट्री अपने आप को घोषित कर ले, या न्यूक्लियर न्यूक्लियर सस्टेन्ड हो जाए, पावरफुल हो जाए। अब लेकिन
1998 में जब सरकार बदली, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, फिर उन्होंने मुद्दा भी चुनाव का इसीलिए रखा था कि भाई हम लड़े, मतलब अगर हम जीतेंगे तो सबसे पहले न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। अब क्या हुआ, जो यूएस था ये और ज्यादा वो अटेंटिव था कि भाई कुछ ऐसा हो सकता है। उनके पास सैटेलाइट्स थे, और उन्होंने मतलब जो फोन्स होते हैं उनको, जो लाइन, भाई तब तो केबल वाले लाइंस थे, फोन्स थे, उनको भी रडार पे सर्वेलांस पे ले रखा था, प्लस सैटेलाइट से कंटिन्यूस वो ले रखा था। उस वक्त एक बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे जिनको सब बहुत प्यार करते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो उस वक्त पूरा जो इसरो था, डीआरडीओ था, और वेरियस आईआईटीज जो थे, सबको छोटे छोटे मॉड्यूल्स बांट दिए गए डेवलपमेंट के लिए। खैर ये सब काम पहले ही हो चुका था, 1995 से पहले ही डेवलप कर चुके थे, बस टेस्ट नहीं कर पाए थे। अब यूएस सर्वेलांस करा हुआ था, तो सर्वेलांस में अगर आपने शायद ग्रेविटेशन अगर चैप्टर पढ़ा हो, तो पोलर सैटेलाइट जो होते हैं उनका आपने टाइम पीरियड पढ़ा होगा, करीब 100 मिनट का होता है। ठीक है, तो 1.5 घंटे में वो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है, मतलब एक बार इमेज लेके जाएगा तो 1.5 घंटे बाद ही वो वापस उसी पोजीशन पे पहुंचेगा, तब इमेज लेगा। तो यूएस था कि भाई 1.5 घंटे में तुम क्या ही कर लोगे। तो उस वक्त क्या किया गया, पोखरण में जो फैसिलिटी थी वहां पे उस जो सैटेलाइट का जो टाइम फेज था उसको पहले तो ट्रैक किया अब्दुल कलाम जी और उनकी टीम ने। और ट्रैक करके जैसे ही वो पोखरण से पास हो, वो 1.5 घंटे के जो फ्रेम था, 60-70 मिनट काम किया, फिर वापस से उस चीज को कवर अप किया जैसे वो पहली दिख रही थी 10-20 मिनट में, और इस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जैसे यहाँ पे कुछ हो ही ना। तो बस वो जो सैटेलाइट का टाइम फ्रेम था, जैसे ही पास हो तो वैसे ही वो सेट उस टेस्टिंग साइट को खोलें और वहां पे अपने इंस्टॉलेशन करें, और जैसे ही वो वापस आए वैसे ही उसको कवर अप करके वैसे रख दें। एक मूवी भी आई है पोखरन करके, जरूर देखना, बड़ी मजेदार है मूवी, उसमें ये सारी चीजें दिखाई गई, उस टाइम फ्रेम को उन्होंने यूटिलाइज किया। और फाइनली 1988 में, 1988 करें 1998 में शायद 11 मई को न्यूक्लियर टेस्ट कर मारे, वो भी एक नहीं दो नहीं, पूरे 5-5 टेस्ट मारे। फ्यूजन टेस्ट भी कर मारा, और फिजन टेस्ट भी, फ्यूजन मतलब हाइड्रोजन बॉम्ब भी टेस्ट कर मारा, और यूरेनियम बेस्ड भी, प्लूटोनियम बेस्ड भी, सारे टेस्ट कर मारे। और खुला आके बोल दिया कि देखो भाई हम भी हैं युग, क्या कहते हैं, न्यूक्लियर कंट्री हैं, अब थोड़ी इज्जत दिया करो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो ये हुआ। साथ में भाई जब इंडिया ने टेस्ट कर दिया, तो यूएस ने कहा कि हम तुम्हारे पास बैन लगा देंगे और फाइनेंशियल ये कर देंगे वो कर देंगे। उन्होंने कहा ठीक है करना कर लो, अब हमारी वो बात नहीं है कि हमारी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल दिक्कत में हम संभाल लेंगे। और तब तक पाकिस्तान ने भी बाय चांस, क्या हुआ था कि जैसे इंडिया ने भी किया, भाई उनके पास सब चीज़ रेडी थी, इंडिया ने किया तो उसके थोड़ी दिनों बाद उन्होंने भी करके अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट घोषित कर दिया। तो एक न्यूक्लियर पावर होना बहुत जरूरी था भाई, क्योंकि आपकी इज्जत नहीं है। जैसा समझो कि यूक्रेन का एग्जांपल ले लो भाई, 1991 में कहाँ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी न्यूक्लियर कंट्री थी वो। ठीक है, मतलब जस्ट जस्ट अलग ही हुआ था सोवियत यूनियन से, जब नया नया देश बना था तो उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब थे। लेकिन 1994 में मैं जो ट्रीटी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ट्रीटी साइन कर दी कि भाई हम नॉन न्यूक्लियर कंट्री रहेंगे। उनके सारे बॉम्ब उठा के ले लिए गए, अब उनके पास है नहीं, तो उनके साथ क्या हुआ। ठीक है, तो ये कुछ एक स्टोरी है जो आपको लगेगा साइंटिफिक तौर पे भी कि काफ़ी मतलब अमेजिंग थी, दुनिया को बता दिया 1998 में, जब तुम जो कि भाई जो तुम हमें पिछड़ा समझ रहे थे, बिना तुम्हारी हेल्प के ये जो आपकी जो टेक्नोलॉजी हमने यूज़ करी है, ये किसी कैनेडियन रिएक्टर से नहीं ली है, इंडिजीनियस भारत में डेवलप करी हुई टेक्नोलॉजी है। और एक बात बताओ, इस टेक्नोलॉजी को जब डेवलप किया, अगर आप उसको स्टडी करेंगे तो ऐसा नहीं कि किसी एक सिर्फ बड़े साइंटिस्ट ने किया, साइंटिस्टों ने किया, उस प्रोजेक्ट को आईआईटीज में, डीआरडीओज में बहुत सारे स्टूडेंट्स को दे दिया गया कि भाई आप इसको डेवलप करो। एक प्रोजेक्ट आया, ये नहीं बताया कि भाई न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं, बट हाँ उसके जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं उनको बांट दिया कि भाई ये एक डिफेंस का प्रोजेक्ट है, आर्मी के लिए प्रोजेक्ट है, आपको बनाना है। तो बच्चे एक्साइट हो गए, विद द हेल्प ऑफ प्रोफेसर्स उन्होंने वो मॉड्यूल्स डेवलप किए, और फाइनली उससे टेस्टिंग करी गई, और डिक्लेयर हो गया इंडिया की भाई हम भी एक न्यूक्लियर कंट्री हैं। उसके बाद उन्होंने बैन एन लगाए, 3-4 साल लगे, क्या ही हुआ, आज की डेट में देखो, जो कह रहे थे कि भाई तुम्हारे साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे, वो सब कह रहे हैं कि भैया हमारे अपने देश में आके हमें फैक्ट्री लगा लेने दो, काम करने दो, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये रहा न्यूक्लियर। अब ये तो चलो ठीक है, एक जनरल बातें समझ ली। अब अपन बात करते हैं आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशन की। क्यों और कैसे एटॉमिक बॉम्ब इतना खतरनाक है कि भाई एटॉमिक बॉम्ब है तो कोई पंगे लेने नहीं चाहता। तो समझ लो, एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है आइंस्टीन सर की, जिसे कहते हैं आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर।
E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी। तो इसका बहुत ही वाहियात वाहियात मतलब लोगों ने अपने मतलब से निकाल चुका है, बट इसका साइंटिफिक मतलब क्या है E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर का, कि इस बात को समझने के लिए मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा थोड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रोसेस। तो न्यूक्लियर बॉम्ब क्या होता है, ऐसा समझो कोई भी एक पार्टिकल है, ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब है, ठीक है। ये जब फूटा, जब ये एक्सप्लोड हुआ, एक्सप्लोड होगा तो क्या होगा, कोई भी चीज एक्सप्लोड होगी तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स में टूटेगी। तब जब ये न्यूक्लियर बॉम्ब, कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब समझ लो, इसका मास m है, ये टूट गया बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में। इन सारे पार्टिकल्स का जब टोटल सम निकाला गया, जिसमें ये वापस से टूट रहा है, ठीक है, जिसमें ये टूट रहा है, अगर ये टूट के खूब ढेर सारे पार्टिकल्स बना रहा है, इन सब का जो टोटल कंबाइंड मास है, लेट से देखा गया वो m डैश है। तो जब इसको देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, तो पता चला कि ये जो m डैश है बेसिकली थोड़ा कम है इस m से। मतलब यहां पे मास कंजर्वेशन होल्ड गुड नहीं है। जो हम कहते हैं मास इज कंजर्व्ड, यहां पे देखा गया मास गायब हो जा रहा है, मास कंजर्व नहीं हो रहा। ये जो सब्स्टिट्यूएंट, ये फूड के छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट में बदला, तो यहां पे देखा गया क्या है, जो मासेस हैं इन कंस्टिट्यूएंट का जो मास है, मोटा मोटा भी समझा रहा हूं, वो जो इनिशियल मास ऑफ ओवरऑल बॉम्ब का था उससे कम मिला। मतलब कुछ मास गायब हो गया। जो मास गायब हो गया उस टर्म को कहते हैं डेल्टा एम, और इसको हिंदी में प्यार मोहब्बत में बोलते हैं मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट। तो कभी भी कोई न्यूक्लियर प्रोसेस होता है तो उसमें क्या होता है, एक मास डिफेक्ट जनरेट होता है, कुछ मास गायब हो जाता है। वो बेसिकली गायब नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्त, वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर डेल्टा एम अमाउंट का कभी भी मास डिफेक्ट जनरेट होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी रिलीज होगी वो किसके बराबर होगी, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर के बराबर होगी। सी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होता है। सी क्या होता है बच्चा पार्टी, स्पीड ऑफ लाइट होती है। स्पीड ऑफ लाइट सभी लोग जानते होंगे कितनी होती है, 3 × 10⁸ सभी को पता है, 3 × 10⁸ उसका भी स्क्वायर कर रहे हो, मतलब 10⁻16 जूल के आसपास इतने हाई ऑर्डर की एनर्जी रिलीज होती है। तो छोटा मोटा 1-2 ग्राम का भी अगर मास डिफेक्ट कभी हो गया, 1-2 ग्राम का मास डिफेक्ट बहुत बड़ी बात होती है। अगर इतना मास डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया जनरेट हो गया, तो जो एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा एनर्जी होगी कि 1-2 शहर को गायब कर सके, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं वो हाईली डिस्ट्रक्टिव होते हैं, बहुत ही हाईली डिस्ट्रक्टिव होते हैं। जो उनका इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा बहुत लॉन्ग रेंज होता है और बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आज आपने क्या कहते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब कहीं पे ब्लास्ट कर दिया तो वहाँ के लोग मर गए, सिर्फ ये इम्पैक्ट नहीं आएगा। जब न्यूक्लियर बॉम्ब क्या कहते हैं एक्सप्लोड होगा, तो वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, और रेडियो एक्टिव रीजन वो जनरेट हो जाएगा। अगर वो रेडियो एक्टिव रीजन हो गया तो 100 सालों बाद तक भी उसका इम्पैक्ट रहता है, 100-200 सालों तक इम्पैक्ट रहता है रेडियो एक्टिव रीजन का। तो वो अगले 100-200 सालों तक उस जगह पे दिक्कतें रहती हैं, जैसे कि आज की डेट में भी हिरोशिमा और नागासाकी में इश्यूज हैं ऐसा एक्सप्लोजन, इसलिए बहुत ही ज़्यादा। लेकिन हाँ, ऑन द काउंटर पार्ट, अगर इसे आप यूजफुल पर्पस के लिए लें, एनर्जी जनरेट करने के लिए लें, तो बहुत अच्छी भी चीज़ है। बिकॉज ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो बहुत हाई एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा समय तक आप एनर्जी हार्नेस कर सकते हो, और उतना पॉल्यूशन भी नहीं कंट्रोल करती, कार्बन एमिशन भी उतना आता है इसका ज़्यादा नहीं है, तो उतनी हार्मफुल नहीं होती। ये बात कंफर्टेबल हुई, क्लियर हुई, जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर का मतलब समझ में आया क्या है। डेल्टा एम क्या होता है, मास डिफेक्ट, उसे स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो किसी भी न्यूक्लियर प्रोसेस में देखा जाता है जो कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं, कंस्टिट्यूएंट जो न्यूक्लियाई होता है, जब वो टूटता है अपने पार्टिकल्स में, फ्रेगमेंट्स में, तो सारे फ्रेगमेंट्स का जब टोटल मास निकाला गया m डैश, वो पेरेंट न्यूक्लियाई के मास से थोड़ा कम निकला। जो मास डिफेक्ट अगर मैं बात करूं, इनिशियल जो मास था माइनस जो फाइनल मास है वो थोड़ा कम मिलता है। इनिशियल मास माइनस फाइनल मास को क्या कहते हो, मास डिफेक्ट कहते हो।
तो ये बेसिकली ये मास क्या हो रहा है, गायब नहीं हो जा रहा है, ये मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन कहलाता है। आई होप यहां तक सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे और मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। आगे बढ़ जाएं। अब इस मास डिफेक्ट की अगर बच्चा पार्टी में बात करूं तो दो तरीके से इसे कैलकुलेट लिखा जाता है। कई बार मतलब जो स्टैंडर्ड जो है एसआई यूनिट्स हैं, किलोग्राम या ग्राम, जो नॉन यूनिट है उसके टर्म में भी यूज किया जाता है, और कई बार एएमयू में भी किया जाता है। ठीक है, मास डिफेक्ट को दो तरीके से लिखा जाता है, एक तो ग्राम्स में या किलोग्राम्स में, दूसरा एटॉमिक मास यूनिट एएमयू में। तो समझ जाना बच्चा पार्टी। डेल्टा एम दो तरीके से लिखा मिल सकता है एग्जाम में तुम्हें। एक किसमें, ग्राम और किलोग्राम में, ठीक है, और दूसरा एएमयू में। दूसरा किस में मिल सकता है बच्चा पार्टी, ये तुम्हारे मास डिफेक्ट किस में मिल सकता है, एएमयू में मिल सकता है। अब दोनों में मैं तुम्हें एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज होगी उसका फॉर्मूला यूज निकालना बता देता हूं। जब भी बच्चा पार्टी ग्राम या किलोग्राम में होगा तो एनर्जी रिलीज का फॉर्मूला E इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ आप यूज करेंगे, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, एनर्जी आ जाएगी, किस में आ जाएगी, एनर्जी इन आंसर जो आएगा वो जूल में आएगा, एनर्जी इन जूल। लेकिन भाई ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियर फिजिक्स की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर प्रोसेस की बात कर रहा हूं, तो इन जनरल जो तुम्हें एनर्जीज दे रखी होती हैं क्वेश्चन में, वो ग्राम और एसआई यूनिट्स में नहीं दे रखी होती हैं। मास डिफेक्ट या न्यूक्लियर फिजिक्स में जब भी मासेस की बात हो रही तो एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में दे रखी। कंफर्टेबल है? तो यहां पे अगर आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन निकालना है, लगाना है, तो थोड़ा तुम्हें डिफिकल्ट पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत आसान बना दिया है। अगर बच्चा पार्टी समझना, तुम्हारा मास डिफेक्ट इफ डेल्टा एम 1 एएमयू के बराबर हुआ, अगर 1 एएमयू का मास डिफेक्ट आ रहा है, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके फाइनली जो एनर्जी आती है वो किसके बराबर आती है, 931.5, या आप तो सिर्फ 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। 1 एएमयू के मास डिफेक्ट के करस्पॉन्डिंग इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू कैलकुलेट करके और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के बाद फाइनली जो आंसर आया मैंने तुम्हें बता दिया। 1 एएमयू का मास डिफेक्ट कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोड्यूस करता है। बार बार कैलकुलेशन करने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम बस ये डेटा ध्यान रखो कि 1 एएमयू का मास डिफेक्ट 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब मान लो तुमसे बोल दिया कि फाइंड एनर्जी प्रोड्यूस इफ मास डिफेक्ट इज 4 एएमयू, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मास डिफेक्ट 5 एएमयू, 5 एटॉमिक मास यूनिट का दे रखा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मास डिफेक्ट 0.3 एएमयू दे रखा है तो 0.3 को 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दो सिंपली। तो अगर तुम्हें मास डिफेक्ट एएमयू में दे रखा है तो सिंपली सिंपली आपको क्या करना है, जो एनर्जी रिलीज होगी किसके बराबर होगी, डेल्टा एम इन एएमयू मल्टीप्लाइड बाय 931। ठीक है, अगर एनर्जी रिलीज 1 एएमयू का मास डिफेक्ट 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जनरेट कर रहा है, तो एनर्जी जो अगर तुम्हें मास डिफेक्ट एएमयू में दे रखा है, जो भी मास डिफेक्ट दे रखा है उसे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करो, टोटल एनर्जी आ जाएगी। यूनिट्स किस यूनिट्स में आएगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब भी ग्राम या किलोग्राम यूज कर रहे होंगे तो इस फॉर्मूले में डेल्टा एम जो भी जितना भी दे रखा है, डेल्टा एम को किस में कन्वर्ट करोगे, इन केजी रखोगे, एसआई यूनिट्स में। स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड में तुम्हें पता ही है, जो भी आंसर आएगी वो जूल में आएगी, जो भी आंसर आएगा वो जूल में आएगा।
एक कन्वर्जन जो मैं पहले भी बता चुका हूं, वापस से बता देता हूं। अगर कभी भी आपको एनर्जी इन जूल चाहिए, लेकिन तुम्हें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दे रखी है, तो इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रिलेशन ध्यान रखो, पहले से पता होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तुम एनर्जी दे रखी है, उसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन जूल आ जाएगी। कंफर्टेबल है? वहीं अगर जूल में एनर्जी दे रखी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू एनर्जी इन जूल अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सिंपली ऑब्वियस सी बात है, दोनों एक ही फॉर्मूले हैं। कंफर्टेबल है? तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी जूल में पता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो जो भी जूल में पता है उसे 1.6 इंटू -19 से डिवाइड कर दो, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। वहीं अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी हो, जूल में चाहिए, तो 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो, एनर्जी इन जूल आ जाएगी। आई होप यहां तक कंफर्टेबल हो, क्लियर हो। तो मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस देता हूं। रेस्ट मास एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम मास इज, ठीक है, 1 ग्राम मास के पास कितनी एनर्जी होती है? अगर इस मास का मैं एनर्जी इक्विवेलेंट निकालूं अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी, तो 1 ग्राम को क्या सभी बच्चे मोहब्बत के साथ 10⁻³ kg लिख सकते हैं? हाँ या ना? एनर्जी का फॉर्मूला क्या डेल्टा mc² आइंस्टीन सर ने बताया हमें। मास की वैल्यू 10⁻³ पुट कर देंगे, सी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁸ होती है, उसका भी स्क्वायर कर दोगे, सॉल्व कर लोगे 10⁻³ इंटू 9 इंटू 10⁻16, 16 में से 3 चला जाएगा 13 हो जाएगा, तो 9 इंटू 10⁻13 जूल। ठीक है, 9 इंटू 10⁻13 जूल। कंफर्टेबल है, क्लियर है, मस्त है, मजे में है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो समझो 1 ग्राम का मास डिफेक्ट 10⁻13 जूल इतने ऑर्डर की एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। हाउ डिस्ट्रक्टिव इज न्यूक्लियर बॉम्ब। अगर इतना भी मास डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया तो खिला खत्म है, समझ लो। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, नीट 2020 की परीक्षा में पूछा गया है, जूल में पूछा गया है। तो जूल में पूछा गया है तो बेसिकली तुम्हें एसआई यूनिट्स वाले ही टर्म यूज करने हैं। डेल्टा mc² लिखते हैं। डेल्टा m कितना है 0.5 ग्राम है, किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे 10⁻³ सी कितना होता है 3 इंटू 10⁸ होता है। सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 4.5 इंटू 10⁻13 जूल आ जाएगा। That is option number 2 is the correct choice for the given question. कंफर्टेबल है, क्लियर है, मस्त है, मजे में है, यहां तक सारी बातें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट इज, 1 AMU के करस्पॉन्डिंग एनर्जी इक्विवेलेंट कितना आता है? क्या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैंने तुम्हें बता रखा है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 AMU के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी 1 AMU के मास डिफेक्ट के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी रिलीज होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ध्यान रखो। तो एक तो ये ऑप्शन डायरेक्टली दिख रहा है, फिर भी मैं बाकी ऑप्शन के लिए चेक कर लेता हूं, बिकॉज ऊपर के 2 ऑप्शन जूल में दे रखे हैं, तो क्या जूल वाली सही है वैल्यू या गलत। तो इसको भी चेक करने के लिए क्या तरीका, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एक बार मैं जूल्स में कन्वर्ट कर लेता हूं। कितने प्रतिशत भारतीय मेगा का मतलब जानते हैं? मेघा, मेघा नहीं है बरसोरे मेघा मेघा वाला मेघा नहीं है, ये मेगा है, गा मेगा। मेगा मतलब गणित में होता है 10⁶। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो करके देख लेते हैं दोस्त। 931 मल्टीप्लाइड बाय 1.6
कितना आया 1489.6 इंटू 10⁻⁻30, इसे अप्रोक्सीमेटली 14.8 या 14.9 इंटू 10⁻⁻13 जूल भी कह सकते हैं। कंफर्टेबल है, क्लियर है, मस्त है, मजे में है। तो 14.9 ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं अवेलेबल है, तो जो 9 ऑब्वियस सी बात है एक ही सही होगा। और अपन ये जानते हैं 1 AMU का मास डिफेक्ट किसके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी के बराबर होता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के बराबर होता है। आई होप यहाँ तक सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट कंसेप्ट है, क्वेश्चन है फाइंड एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 5A। एनर्जी इक्विवेलेंट निकालना है कितने मास डिफेक्ट के करस्पॉन्डिंग 5U। U इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। तो 5 AMU के मास डिफेक्ट के करस्पॉन्डिंग अगर तुम्हें एनर्जी निकालनी है तो सिंपली क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, मैंने सिखा रखा है जब भी मास डिफेक्ट तुम्हें AMU में दे रखा हो तो बिल्कुल अपना दिमाग ना चलाओ, सिर्फ पेन चलाओ। जो भी मास डिफेक्ट दे रखा है, यहाँ पे 5 दे रखा है, उसको 931 से मल्टीप्लाई कर दो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जितनी भी AMU दे रखा है एनर्जी, अगर जब भी मास डिफेक्ट तुम्हें AMU में दे रखा होगा फॉर ए फास्टर कैलकुलेशन, तुम्हारे सर ने तुम्हारी मदद करने के लिए क्या बच्चा पार्टी, मैंने तुम्हें एक नुस्खा दे रखा है, तुम इसे कुछ भी दे दो यार, नाम स्टाइल मारने के लिए बोल दो, अमन सर कंसेप्ट, अमन सर स्टार, कुछ भी बोल दो, ना भी लिखो, लेकिन बक्से में पैक है। तुम्हारी बात समझ में आ गई कि एनर्जी जो आती है वो डेल्टा एम इन AMU इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इस फॉर्मूले को ध्यान रखें। जो भी मास डिफेक्ट तुम्हें AMU में AMU में जितना भी मास डिफेक्ट दे रखा होगा उसे 931 से मल्टीप्लाई कर दो, सारा हो जाएगा। इसको लगा लो कंसेप्ट, स्टार मार्क कर दो, बोल दो अमन सर कंसेप्ट लिख दो, ठीक है। या इज्जत कम देनी है तो अमन कंसेप्ट लिख दो, ठीक है, कुछ भी लिख दो यार, बस ध्यान रखना। आगे मारो। सवाल हो गया। तो 5 को 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी, क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा। आंसर निकाल लेते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाय 931 कितना आ जाएगा 4655। तो 4655 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना आ जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तुम्हें जूल्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई कर दोगे। तो बेसिकली इसे 7448 इंटू 10⁻, मेगा का 10⁻6 और उसका 10⁻⁻19, तो 10⁻⁻13 जूल इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो 7446 इंटू 10⁻⁻13 जूल की एनर्जी प्रोड्यूस होगी अगर बच्चा पार्टी 5 एटॉमिक मास यूनिट का मास डिफेक्ट आया। तो 5 एटॉमिक मास यूनिट का एनर्जी इक्विवेलेंट कितना होगा, 7448 इंटू 10⁻⁻13 जूल, या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करें तो 4655 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप यहाँ तक कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। कंफर्टेबल है। ज्यादातर जो आंसर्स मिलेंगे, क्वेश्चंस देखोगे उनके आंसर्स आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखे होंगे, ये कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी न्यूक्लियर फिजिक्स में आप देखेंगे बच्चा पार्टी, ज्यादातर जो मास डिफेक्ट होगा वो एटॉमिक मास यूनिट्स में दे रखा होगा और ज्यादातर आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखे होंगे, इसलिए ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी मास डिफेक्ट दे रखा है एटॉमिक मास यूनिट को, उसको सिंपली 931 से मल्टीप्लाई करें और आंसर पाए, दैट्स इट। आई होप यहाँ तक सभी बच्चे कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे और मजे में। अब नया कंसेप्ट आता है, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, दैट इज मास डिफेक्ट। चलो मास डिफेक्ट हो गया, या बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का जो कंसेप्ट है और उसके जो सवाल है वो नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, बिकॉज ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, आज के सेशन में तो हो नहीं पाएगा कंप्लीट। और अगर मैं अभी करूं और फिर बाकी बचा हुआ पार्ट कल पढ़ाऊं तो तुम भूल जाओगे जो मैंने बताया, तो वेस्ट जाएगा। तो एक ही साथ मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी के कंसेप्ट एक ही साथ पढ़ेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए बच्चा पार्टी टाटा बाय बाय, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। आई होप आज का सेशन पूरा दिमाग में घुस गया होगा, एक एक बात
कोई भी डाउट जैसी चीज आपके दिमाग में नहीं रही होगी। क्या एक एक कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, दिमाग में भर गया है, एक एक बात न्यूक्लियर फिजिक्स की क्लियर है? तो अपन विदाई लेते हैं, कल मिलेंगे और आगे की पढ़ाई करेंगे और बहुत अच्छे से कंसेप्ट्स को समझेंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस, टाटा बाय बाय, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, साइनिंग ऑफ।